अब सिलेक्शन होंगे ताबड़तोड़, क्योंकि नीट काका जी लाया है फिजिक्स महातोड़। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम निखिल, योर फिजिक्स मेंटर एट नीट काका जी। नमस्ते विद्यार्थियों, मैं हूं निखिल। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस चैनल नीट काका जी पर। तो बच्चों, अब तक हम लोगों ने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल कंप्लीट कर लिया है, बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल डिटेल में। 2 लेक्चर्स उसके लिए हम लोगों ने जो पिछला वाला एपिसोड था उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया था, क्योंकि एक बहुत बड़ी वीडियो जो होती है वो यूट्यूब पे एक साथ अगर जाती है तो बच्चे थोड़ा उसको देख करके घबराते हैं। तो विल बी ट्राइंग टू कीप द ड्यूरेशन शॉर्ट, 1.5 आवर्स के आसपास रखेंगे रादर देन 2 आवर्स से ज्यादा, ठीक है ना। दिस इज वन थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू। हाँ, सेकंड थिंग इज दैट कि जैसा आप हेडिंग देख रहे हैं कि आज हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल एक्चुअली कुछ नहीं है, इट इज इजियर केस ऑफ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में एक्चुअली होता क्या है, अ पार्टिकल इज लॉन्च्ड फ्रॉम सम हाइट एंड इट फॉलोज अ पैराबोलिक पाथ एंड गोज एंड लैंड्स ऑन ग्राउंड। तो इसके अंदर बेसिकली होता ये है कि किसी हाइट से हम पार्टिकल को लॉन्च करते हैं, यहां पे दिस इज सम हाइट जहां से हम लोगों ने पार्टिकल को लॉन्च किया, और उसके बाद ये जो पार्टिकल है यहां से इसको हम लोग हॉरिजॉन्टली लॉन्च करते हैं और ये जा करके ग्राउंड को स्ट्राइक करती है लाइक दिस। तो इसके अंदर हमें कुछ चीजें जो कैलकुलेट करनी पड़ती हैं, दैट इज वन थिंग इज रेंज। ये बेसिकली रेंज कितना है, मतलब यहां से लेकर के और यहां तक की ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है। सो एक तो हमें रेंज कैलकुलेट करना पड़ता है। दूसरी चीज जो कैलकुलेट करनी पड़ती है वो टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट बिना कैलकुलेट किए तो रेंज पता नहीं चलेगा, तो ऑब्वियसली टाइम ऑफ फ्लाइट आप कैलकुलेट कर लोगे। लेकिन इसमें हाइट वगैरह कैलकुलेट करने का कोई टेंशन नहीं होता है, क्योंकि जनरली हाइट जो होती है वो क्वेश्चन में गिवन होती है कि किस हाइट से वो प्रोजेक्ट हुई है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात इसके अंदर ये होता है कि जब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में इनिशियल वेलोसिटी जो होती है इट इज एंटायरली अलोंग हॉरिजॉन्टल। u जो होती है इट इज इनिशियल वेलोसिटी, जिसको मैं u बोलूंगा तो इट इज u नॉट आई कैप। मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी u है तो उसको आप u नॉट आई कैप बोल सकते हो। दैट इज द एंटायर इनिशियल वेलोसिटी इज अलोंग हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। तो in case of horizontal projectile, the vertical component of velocity initially at t is equal to 0 is 0. Okay? In case of, अगर मैं लिखूं यहां पे, in case of horizontal projectile, in case of horizontal projectile, the entire initial velocity is along x axis। तो एंटायर इनिशियल वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल बोल सकते हो, इज अलोंग हॉरिजॉन्टल। तो एंटायर इनिशियल वेलोसिटी इज अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल कंपोनेंट इज 0। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इज 0। ओके, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इज 0। तो ये ध्यान देने वाली बात है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के केस में होता यह है कि जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी होती है वो 0 होती है, एंटायर वेलोसिटी हमारी किस डायरेक्शन में होती है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी आप लिखोगे, इनिशियल वेलोसिटी u, तो u इज इक्वल टू u नॉट आई कैप प्लस 0 j कैप। अब अगर हम एक्सेलरेशन की चर्चा करें तो एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस पे तो 0 होता है, तो एक्सेलरेशन ऑन एक्स एक्सिस इज 0 एंड एक्सेलरेशन ऑन वाई एक्सिस इज g इनटू माइनस j कैप। तो देयरफॉर नेट एक्सेलरेशन की बात करें तो ax प्लस ay होगा, तो इट इज 0 प्लस माइनस gj कैप। होगा नहीं होगा, इस माइनस साइन को आगे लगा लिया, यानी कि एक्सेलरेशन जो होता है इट इज माइनस gj कैप। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में एक्सेलरेशन माइनस जीजे कैप होता है और वेलोसिटी जो होती है वो यू नॉट आई कैप होती है, ठीक है ना, और एक्सेलरेशन जो होता है वो माइनस जीजे कैप। अब अगर हम एक्स एक्सिस की वेलोसिटी पता करें किसी टाइम के बाद, दैट इज वी एक्स एट सम टाइम टी, नाउ एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट सम टाइम टी, दैट इज वी एक्स एट सम टाइम टी, सो उसकी वैल्यू हो जाएगी यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का इस्तेमाल करेंगे, पर ax की वैल्यू तो यहां पर क्या है, ax इज इक्वल टू 0, तो ये पूरा का पूरा 0 हो गया। तो देयरफॉर vx जो हो जाएगी
Vx at any time t it is equal to ux only। मतलब कि horizontal component of velocity constant ही रहती है। The horizontal component of velocity does not change in horizontal projectile। It also didn't change in ground to ground projectile। ground to ground projectile में भी ये change नहीं हुई थी, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो चाहे कैसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन हो वो चेंज होती ही नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहां पर भी कांस्टेंट है। लेकिन अब अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की बात करें, व्हाट अबाउट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो vy एट एनी टाइम t, सो इट इज इक्वल टू uy, आप ऐसे लिखोगे uy प्लस ay इंटू टी। तो vy एट एनी टाइम t जो हो जाएगी इट इज uy। अब uy की जगह पे आप 0 लिखोगे क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ थी ही नहीं y एक्सिस पे, एंड प्लस ay की जगह पे माइनस g इंटू टी लिखेंगे। तो देयरफॉर vy एट एनी टाइम t इट इज इक्वल टू माइनस जी टी। vy एट एनी टाइम t इज माइनस जी टी, और इसकी जो डायरेक्शन है इट इज अलोंग j कैप, ठीक है ना। और ux को आप बेसिकली क्या लिख सकते हो, ux कैन बी रिटन एज व्हाट, सो ux इज u नॉट आई कैप, u नॉट आई कैप लिखा है। तो देयरफॉर वेलोसिटी एट, मतलब इन जनरल अगर मैं टोटल वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी एट एनी टाइम t विल बी व्हाट, इट इज vx एट सम टाइम t प्लस vy एट सम टाइम t, दैट इज vx एट दैट गिवन टाइम t प्लस vy एट दैट गिवन टाइम t। सो देयरफॉर vt जो आएगी हमारे पास, तो vx की जगह पे हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, यू कैन सी ओवर हियर इट इज u नॉट आई कैप, सो इट इज u नॉट आई कैप, एंड vy की जगह पे आप लोग क्या लिखोगे यहां पे, सो इट इज माइनस जी टी जे कैप। अब इस प्लस को यहां से गायब कर दो, माइनस जी टी जे कैप। सो दिस इज वेलोसिटी इन प्रोजेक्टाइल एट एनी जनरल टाइम t। तो किसी भी जनरल टाइम t पे जो प्रोजेक्टाइल मोशन की वेलोसिटी होती है इट इज u नॉट आई कैप माइनस जी टी जे कैप। तो होपफुली यहां तक आप लोगों को क्लियर है। तो एक चीज आप लोगों को पता चल गई कि यहां पे वेलोसिटी क्या होगी। अब एक बार आपको वेलोसिटी पता चल गई तो इसमें कुछ चीजें और आप कैलकुलेट कर सकते हो। चलो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे अब दिखाता हूं। तो जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल होती है उसमें वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जो होती है इट इज u नॉट आई कैप माइनस जी टी जे कैप। दिस इज वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। लेकिन हम वेलोसिटी को एक और तरीके से लिख सकते थे, एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन अगर आप लिखते तो एक बात पता है आप लोगों को कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन अगर मैं लिखूंगा, v एज अ फंक्शन ऑफ r इसको बोलते हैं, तो x एक्सिस की तो वेलोसिटी कांस्टेंट है भाई, x एक्सिस पे वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रही है, तो वो तो अभी भी होगी u नॉट आई कैप। चाहे आप किसी भी पोजीशन पर रहो x एक्सिस की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, y एक्सिस की वेलोसिटी बढ़ती जाती है। अगर मैं इस डायग्राम में दिखाऊं आपको तो हर जगह पर ही x एक्सिस की वेलोसिटी सेम रहेगी, ठीक है ना। u नॉट आई कैप ही रहेगी, चाहे किसी टाइम पे देखो किसी पोजीशन पर देखो तो इट इज u नॉट आई कैप ओनली, ठीक है ना। x एक्सिस की जो वेलोसिटी है हमेशा क्या रहेगी, u नॉट आई कैप। लेकिन जो y एक्सिस की वेलोसिटी होती है वो चेंज होती जाती है। तो यहां y एक्सिस की वेलोसिटी, यहां तो 0 है y कंपोनेंट, यहां y कंपोनेंट कुछ और होगा, ठीक है ना। यहां पर हमारा जो y कंपोनेंट होगा कुछ होगा। अब y कंपोनेंट बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे नीचे जाएगा एक्सेलरेशन की वजह से y कंपोनेंट जो है वो बढ़ता जाएगा, और y कंपोनेंट क्योंकि बढ़ेगा तो वेलोसिटी का एंगल भी चेंज होगा। यहां पर जो वेलोसिटी का एंगल होगा दिस इज रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो कुछ ये एंगल होगा, पर यहां पर जो एंगल होगा दिस इज सम दिस एंगल। भाई वेलोसिटी तो पाथ के टेंजेंशियल होती है, यहां पर कुछ एंगल जो होगा इट इज दिस एंगल। तो यहां पर जो वेलोसिटी वेक्टर एंगल्स बनाएगी, से यहां पे वो θ1 एंगल बना रही है तो यहां θ2 बनाएगी, यहां θ3 बनाएगी। तो ये एंगल अगर आपको पता करना है, ये जो एंगल जो वेलोसिटी वेक्टर बना रही है, तो इस एंगल के लिए क्या करोगे, अब ये हमारी x कंपोनेंट्स हैं और ये हमारी y कंपोनेंट्स हैं, इधर जो लिखी हुई हैं दीज आर आवर y कंपोनेंट्स। तो vy इसको मैं लिखूंगा vy एट से सम टाइम t1 टाइम पे यहां पहुंच गई है, t2 टाइम पे यहां पहुंच गई है, t3 टाइम पे यहां पहुंच गई है। तो दिस इज vy एट टाइम t1, दिस इज vy एट टाइम t2 एंड दिस इज vy एट टाइम t3। तो अगर आप tan θ1 लिखोगे तो इट इज vy बाई vx। उसका रीजन क्या है tan थीटा का, इट इज परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहां पे tan थीटा हमेशा क्या हो जाएगा, अगर वेलोसिटी के लिए देखोगे, वेयर थीटा इज द एंगल दैट वेलोसिटी वेक्टर मेक्स विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, तो tan थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी इट इज vy बाई
Vx। ऑब्वियसली इसमें क्योंकि Vy नीचे की ओर है तो tan थीटा नेगेटिव आएगी, Vy की जगह पे आप माइनस में लिखोगे तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो Vy की जगह पे लिखोगे आप माइनस GT, Vy जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी माइनस GT। तो tan थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी इट इज, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं अब इस चीज को, तो यहां पे जो एंगल मेड बाय वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू, एंगल मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगी, तो इट इज थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ माइनस GT अपॉन यू नॉट। होगा ही नहीं होगा? देखो tan इनवर्स ऑफ होता क्या है, थीटा इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स ऑफ Vy बाई Vx, लेकिन वो जो tan इनवर्स ऑफ Vy बाई Vx है उसको क्या लिखा जा सकता है, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ Vy की जगह पे लिखोगे माइनस GT और Vx की जगह पे आप क्या लिखोगे, u नॉट लिखोगे, तो tan इनवर्स ऑफ माइनस GT बाई यू नॉट। अब जैसे जैसे टाइम बदलता जाएगा, बिकॉज दिस एंगल इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, देयरफॉर एज टाइम चेंजेस द एंगल ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल चेंजेस, ठीक है ना। तो देयरफॉर एज टाइम चेंजेस, as time changes the angle made by velocity, the angle made by velocity vector with respect to horizontal changes, और rather you can say it keeps on increasing, क्योंकि टाइम बढ़ेगा तो एंगल भी बढ़ेगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि टाइम न्यूमरेटर में है तो न्यूमरेटर बढ़ेगा तो ओवरऑल एंगल बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो होपफुली यहां तक क्लियर है आप लोगों को। मैं फिर से बता रहा हूं, देखो कि जो महातोड़ सीरीज है कोई क्रैश कोर्स नहीं है, इसमें आपको पूरा का पूरा कंटेंट फिजिक्स का दिया जा रहा है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फ्री सीरीज, ठीक है ना। महातोड़ सीरीज में आपको जीरो से बिल्कुल हीरो बनाने के लिए है, अगर आप लोग इसको शुरुआत से बिल्कुल फॉलो कर रहे हो तो बहुत सारा कंटेंट आपको दिया जा रहा है। अगर कोई बच्चा, अगर कोई आपका छोटा भाई बहन किसी कोचिंग वगैरह को ज्वाइन कर चुका है, या तो मान लो कि अगर वो किसी किताब वगैरह को रेफर कर रहा है, उसके बाद भी अगर वो महातोड़ सीरीज को देख लेता है तो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि यहां पर भी कोई पॉइंट छोड़ा नहीं जाता है और आप लोग के लिए तो खैर फायदेमंद है ही ये। तो ये आपको बिल्कुल जीरो से हीरो फिजिक्स में बनाने के लिए। लेकिन हम लोग मंडे से या प्रोबेबली मतलब कि नेक्स्ट वीक से एक कोर्स लॉन्च करने वाले हैं विच विल बी अ फास्ट फॉरवर्ड कोर्स, ठीक है ना, रैपिड कोर्स फॉर नीट 2021। नीट 2021 के लिए रैपिड कोर्स लाने वाले हैं हम लोग, ठीक है ना। वो बिल्कुल रैपिड कोर्स होगा, क्रैश कोर्स की तरह होगा, ठीक है ना। जैसे कि जनरली क्रैश कोर्सेज वगैरह अभी भी यूट्यूब पे चल रहे हैं बहुत सारे, तो क्रैश कोर्स टाइप कोर्स होगा, लेकिन बहुत ज्यादा वो भी बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए। बट दिस पर्टिकुलर कोर्स इज गोइंग टू कवर ईच एंड एवरीथिंग। अगर किसी को बिल्कुल ही फिजिक्स नहीं आती है वो भी इसको देख करके सीख सकता है, एंड दिस इज गोइंग टू बी अवेलेबल थ्रू आउट, ठीक है ना। मतलब कि हमेशा ये नीट काका जी चैनल पे ये कंटेंट अवेलेबल रहेगा ताकि जनरेशन आफ्टर जनरेशन इससे बेनिफिट पा सके, ठीक है। तो एंगल मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल इज थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ Vy by Vx, so थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ माइनस GT by u नॉट, एंड एज टाइम चेंजेस द एंगल मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल चेंजेस। यहां तक तो क्लियर है। अब अगर v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ना लिख करके v एज अ फंक्शन ऑफ r लिखूं, तो v एज अ फंक्शन ऑफ r इज u नॉट i कैप, बट केवल यहीं तक नहीं होगा, प्लस आप लोगों को अब y एक्सिस के लिए अगर आप देखोगे तो एक बात आपको पता है कि v मॉड ऑफ vx स्क्वायर जो होगी इट इज मॉड ऑफ ux स्क्वायर प्लस 2 इंटू ax डॉट s, ठीक है ना। ये वाली चीज आपके सामने, या ax डॉट x लिख सकते हो आप, बट क्योंकि एक्सेलरेशन ऑन x एक्सिस जीरो है तो ये वाली पूरी चीज क्या हो गई, जीरो हो गई। अब अगर हम यहां पे देख रहे हैं मॉड ऑफ vx स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ ux स्क्वायर, ठीक है ना, तो यानी कि मॉड ऑफ vx देयरफॉर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ux हो जाएगा। मॉड ऑफ ux हमें u नॉट गिवन है, तो देयरफॉर vx इज इक्वल टू u नॉट i कैप। तो ये x एक्सिस पर तो कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर यही चर्चा हम y एक्सिस के लिए करें यहां पे, तो फॉर y एक्सिस व्हाट आई कैन राइट, तो मॉड ऑफ vy स्क्वायर इट इज इक्वल टू मॉड ऑफ uy स्क्वायर प्लस 2 इंटू ay डॉट y। ये अगर चर्चा किस पे करते हैं हम लोग, y एक्सिस पे। अब uy जीरो थी क्योंकि पूरा का पूरा जो वेलोसिटी था वो तो हॉरिजॉन्टल था, वर्टिकल डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में कोई वेलोसिटी थी ही नहीं, तो मॉड ऑफ vy क्योंकि जीरो थी, सॉरी मॉड ऑफ uy जीरो थी, तो मॉड ऑफ vy स्क्वायर इज 2 इंटू ay। ay जो है वो माइनस जीजे कैप है ना, माइनस जीजे कैप,
डॉट वाई लिखोगे आप लोग, ठीक है ना। तो y को आप y ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे, तो यानी कि यहाँ पे मॉड ऑफ वी वाई स्क्वायर जो हो जाएगी, ठीक है ना, y को भी आप y माइनस जे कैप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो मॉड ऑफ वी वाई स्क्वायर इज माइनस 2GY, ठीक है ना, और यहाँ पे माइनस जे कैप, ठीक है ना। y की भी डायरेक्शन अगर आप जे कैप की माइनस जे कैप की डायरेक्शन में लेते हो तो ये आ जाएगा। तो दिस इज मॉड ऑफ वी वाई स्क्वायर विच इज 2GY फिर हो गया आपके सामने। तो वी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, वी वाई, तो इट इज अंडर रूट ऑफ 2GY, और सामने क्योंकि डायरेक्शन नीचे है तो माइनस जे कैप लगा सकते हो। यानी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ आर विल बी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, आप ऐसे लिख सकते हो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ वाई। अब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स क्या होगा, तो ये ध्यान देने वाली बात है, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, देयरफॉर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ आर इज वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, और वो दिख रहा है आपको कि उसकी वैल्यू है यू नॉट आई कैप, एंड प्लस वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ वाई जिसकी वैल्यू है अंडर रूट ऑफ 2GY और माइनस जे कैप। इस माइनस को चाहो तो यहां भी आगे ला करके लगा सकते हो, तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ आर इज यू नॉट आई कैप माइनस अंडर रूट 2GY जे कैप। तो दिस इज वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ आर, ठीक है ना, ये वेलोसिटी किसकी फंक्शन है, आर की फंक्शन है। तो यहां हमारे पास वेलोसिटी टाइम की फंक्शन है, दिस इज वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ध्यान देने वाली बात है, दिस इज वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है ना। तो दिस इज वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और ये वाली जो चीज लिखी हुई है दिस इज वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट जो भी लिखो, तो दिस इज वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, कहां पर, इन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो यहां से भी हम लोग एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहां से जो वेलोसिटी का एंगल होगा, अगर इस एंगल को आपको पोजीशन के फॉर्म में बताना है तो tan इनवर्स ऑफ माइनस अंडर रूट ऑफ 2GY डिवाइडेड बाय यू नॉट, ठीक है ना। माइनस साइन इसलिए केवल क्योंकि वो थीटा नीचे है। तो यहां पे जो एंगल है, एंगल एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन आपको गिवन है, या वाई एंगल एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, और यहां पर जो एंगल आपके सामने लिखी हुई थी, ये वाली जो एंगल थीटा, ये वाली जो एंगल थीटा लिखी हुई थी, तो यहां पे जो थीटा थी वो फंक्शन ऑफ टाइम थी। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में ध्यान रखने वाली बात है कि थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ये होती है, ठीक है ना, tan इनवर्स ऑफ माइनस GT बाई यू नॉट, एंड थीटा एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन ये होती है tan इनवर्स ऑफ माइनस अंडर रूट ऑफ 2GY बाई यू नॉट। सो ये नॉलेज हमें हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में वेलोसिटी के बारे में होना चाहिए कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होती है, तो इट इज यू नॉट आई कैप माइनस GT जे कैप। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन क्या होती है, तो यू नॉट माइनस अंडर रूट ऑफ 2GY, ठीक है ना। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आपसे पूछ ले तो क्या बताओगे आप लोग, तो इस चीज को और मैं यहां पे बता देता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यानी अंडर रूट ऑफ यू नॉट स्क्वायर प्लस माइनस GT का स्क्वायर भी करोगे तो G स्क्वायर T स्क्वायर ही आएगा, ठीक है ना। तो यू नॉट स्क्वायर प्लस G स्क्वायर T स्क्वायर, एंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन अगर आपसे पूछ लेता है तो उस केस में आप लोग क्या लिखोगे, तो स्टिल अंडर रूट ऑफ यू नॉट स्क्वायर प्लस, और फिर यहां पे आप लोग क्या लिखोगे, अंडर रूट 2GY का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2GY। तो दिस इज वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। इसी को वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ वाई भी बोल सकते हो, क्योंकि यहां एक्स पे तो वेरिएशन है ही नहीं। तो अगर आपसे बोले कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ वाई क्या होता है, तो इट इज दिस, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ वाई। और अगर आपसे पूछता है व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो ये वाली चीज है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है ना। तो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, चाहो तो इसको लिख सकते हो, हालांकि आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो तो सिंबल से समझ ही जाओगे। तो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन और एज अ फंक्शन ऑफ वाई। तो होपफुली यहां तक क्लियर है चीजें आप लोगों को, ठीक है ना। तो मैंने आपको वेलोसिटी, जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला होता है, वो चीजें बता दी टाइम के फॉर्म में और पोजीशन के फॉर्म में।
इस जनरल फॉर्मूले में से ही हमें मैग्नीट्यूड भी पता चल सकता है, तो मैग्नीट्यूड भी यहाँ पे बता दिया आप लोगों को, और ये भी बता दिया कि वेलोसिटी का जो एंगल होगा हॉरिजॉन्टल के साथ वो कितना बनेगा। तो अगर वो टाइम देकर के पूछता है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, और अगर वो आपको बोल सकता है कि जब पार्टिकल इतनी वाई नीचे आ गई है उस वक्त वेलोसिटी वेक्टर कितना एंगल बना रही होगी हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है ना, तो उस वक्त आप लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो होपफुली यहां तक क्लियर है आप लोगों। तो हम लोगों ने पूरा का पूरा वेलोसिटी डिस्कशन कर लिया है, ठीक है ना। अब हमें नेक्स्ट पॉइंट में चलना है जहां हम पोजीशन का डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो पोजीशन डिस्कशन अगर इसके अंदर हम करते हैं पोजीशन, तो पोजीशन ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा। तो पोजीशन ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ओके। सो पोजीशन ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बेसिकली होगा क्या, तो हमें पोजीशन यहां पे डिटरमाइन करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे बेसिकली कि r एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम प्लस y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ओके। सो x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि अब वहां पर एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो इट विल बी सिंपली वेलोसिटी इनटू टाइम। आप चाहो तो लिख सकते हो, तो इट इज ux इनटू t प्लस हाफ इनटू ax इनटू टी स्क्वायर। पर एक बात तो आपको पता है कि यहाँ पे ये जो ax है वो जीरो है, तो ये पूरा का पूरा पार्ट ही हमारे पास जीरो हो गया, तो इट इज सिंपली ux इंटू टी, और ux जो है वो u नॉट आई कैप है, तो देयरफॉर xt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, xt इज इक्वल टू u नॉट आई कैप इंटू टी। तो देयरफॉर xt की जो वैल्यू आएगी, xt इज इक्वल टू u नॉट टी आई कैप। सो दिस इज xt मतलब कि क्या बोलेंगे इसको हम लोग, सो दिस इज आवर पोजीशन ऑन एक्स एक्सिस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। वैसे ही अगर मैं बात करूं यहां पे आपसे yt की, तो yt इज इक्वल टू uy इंटू टी प्लस हाफ इंटू ay इंटू टी स्क्वायर, uy इंटू टी प्लस हाफ इंटू ay इंटू टी स्क्वायर, ठीक है ना। अब uy जीरो है, ये ध्यान देने वाली बात है कि क्वेश्चन में uy जो दिया हुआ था हमें वो जीरो है, तो y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या हो जाएगा, तो इट इज इक्वल टू हाफ इंटू ए वाई। अब ए वाई की जगह पे आप क्या लिखोगे, तो ए वाई इज माइनस जी जे कैप, चाहो तो माइनस जी जे कैप लिख सकते हो, या इवन अदरवाइज माइनस जी जे कैप ही लिख लो, एंड इंटू टी स्क्वायर। तो वाई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। और आर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होता है, तो आर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम प्लस वाई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है ना। तो r एज अ फंक्शन ऑफ टाइम देयरफॉर क्या हो जाएगा, अगर आप यहां पे फीड करोगे तो देयरफॉर r एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम की जगह पे लिखोगे u नॉट इंटू टी आई कैप, so this is u naught into t I cap, एंड y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम की जगह पे लिखोगे माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। सो देयरफॉर r एज अ फंक्शन ऑफ टाइम यहां पे लिख देता हूं आप लोगों के लिए, तो r एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज u नॉट इंटू टी आई कैप, u नॉट इंटू टी आई कैप माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। सो दिस इज r एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, किस केस में, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में हमारे पास जो पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होती है उसका ये इक्वेशन होता है। इसका मतलब समझना आप लोग कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आप लोगों को, कि मान लीजिए ये कोई हाइट है और इस पर्टिकुलर हाइट से हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया, इस पर्टिकुलर हाइट से प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया गया और जो प्रोजेक्टाइल है यूं आकर के ऐसे गिरी, ठीक है ना। अब किसी भी टाइम पर अगर हम लोग देखते हैं कि मान लो कि पार्टिकल यहां पर है, तो इसकी जो पोजीशन वेक्टर होगी वो कौन सी होगी, सो दिस इज द पोजीशन वेक्टर। ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर होगी r एज अ फंक्शन ऑफ r है पोजीशन वेक्टर। ये यहां पे ओरिजिन माना जाता है 0,0 और ये मान लो कोई पॉइंट है x, y, ठीक है ना। और ये पोजीशन वेक्टर है जो लोकेट कर रही है पार्टिकल को। इसकी वेलोसिटी वेक्टर तो यहां पे कुछ और होगी, वेलोसिटी वेक्टर उसके लिए यहां से टेंजेंट बनाना पड़ेगा, लेकिन ये ओरिजिन से लेकर के और जो पार्टिकल को लोकेट करती है वही पोजीशन वेक्टर होती है। ये पोजीशन वेक्टर के दो कंपोनेंट्स है, एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस पे है, ठीक है ना, और दूसरा जो कंपोनेंट है वो वाई एक्सिस पे है, ठीक है ना। इस वाले को चाहो तो आप यहां भी, ये जो कंपोनेंट है ना आपके पास, इसको चाहो तो आप यहां भी ले आकर के लिख सकते हो, ये वाली जो लाइन है ना, इसको सिमिलरली यहां ला करके भी लिख सकते हो आप इस लाइन को। मैं वहीं लिख देता हूं,
ठीक है ना। तो इसके दो कंपोनेंट्स है, ये x वाला कंपोनेंट और ये y वाला कंपोनेंट। क्वेश्चन में देख लो, क्वेश्चन तो क्या हमारा जो आंसर है उसमें देखो कि ये जो x वाला कंपोनेंट है ये कितना है, u नॉट इंटू टी आई कैप, और ये जो y वाला कंपोनेंट है इसकी वैल्यू जो है वो कितनी है, तो इट इज हाफ जी टी स्क्वायर इंटू माइनस जे कैप। इस माइनस को इसके साथ यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये जो रेडियस वेक्टर है इसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, रेडियस वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोलते हैं क्योंकि ओरिजिन से आ रही है। तो ये किससे मिलकर के बनी है, तो यू नॉट इंटू टी आई कैप। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन याद ही है कि इस वेक्टर के हेड के साथ अगर इस वेक्टर का टेल जुड़ा हुआ है तो रिजल्टेंट इसके टेल से स्टार्ट होकर के और इसके हेड तक आएगी, इसके टेल से स्टार्ट होकर के पहले वाले के और इस वाले के हेड तक आएगी। तो ये हमारी रिजल्टेंट है, ये इससे और इससे मिलकर के बन के तैयार हुई है। तो इसीलिए ऐसे लिखा गया है कि r एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जो है हमारे पास वो क्या है, यू नॉट इंटू टी आई कैप माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। अब अगर ये एंगल आपसे पूछता है कि भाई ये एंगल कितना होगा, ये एंगल मान लो मैं अल्फा बोल रहा हूं कि कितना एंगल r बनाएगी, तो tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहां पे जो एंगल मेड बाय, यहां पे tan अल्फा अगर आप लिखोगे तो tan अल्फा इज इक्वल टू, तो यहां पे ऊपर आप लिखोगे माइनस हाफ जी टी स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय नीचे क्या लिखोगे, यू नॉट इंटू टी। तो यहां से अगर आप काट दो t से t को तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पे देखो आप, हाँ तो छोटा करके दिखा देता हूं। तो अल्फा की जो वैल्यू आएगी, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ माइनस जी टी अपॉन टू यू नॉट, tan इनवर्स ऑफ माइनस जी टी बाई टू यू नॉट। ये हो गया हमारे पास tan अल्फा, ये अल्फा की वैल्यू। तो अल्फा इज tan इनवर्स ऑफ माइनस जी टी बाई टू यू नॉट। तो इतना एंगल बनाएगी किसी भी टाइम पर जो पोजीशन वेक्टर है, लेकिन किसी भी टाइम पर वेलोसिटी वेक्टर कितना एंगल बना रही थी उस बात को देखो आप लोग। तो किसी भी टाइम पे जो वेलोसिटी वेक्टर एंगल बना रही थी ना, दैट इज ओवर हियर tan इनवर्स ऑफ माइनस जी टी बाई यू नॉट, tan इनवर्स ऑफ माइनस जी टी बाई यू नॉट। इतना एंगल तो वेलोसिटी वेक्टर बना रही है, और जो एंगल पोजीशन वेक्टर बना रही है इट इज tan इनवर्स ऑफ, आप यहां पे देख सकते हो माइनस जी टी बाई टू यू नॉट। ये समझ रहे हो। तो मान लो कि यहां पे tan अल्फा, यहां से अगर मैं यहां इस साइड पे लिख रहा हूं, एंगल मेड बाय रेडियस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। तो इसकी जगह पे आप लिखोगे tan इनवर्स ऑफ अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, और क्या लिखोगे, माइनस जी टी बाई टू यू नॉट। एंड एंगल मेड बाई, या देयरफॉर ऐसे भी लिख सकते हो कि tan अल्फा इज इक्वल टू माइनस जी टी बाई टू यू नॉट। ये क्लियर है। एंड एंगल मेड बाई वेलोसिटी वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, ये कितना आया था, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ माइनस जी टी बाई यू नॉट आया था, टू यू नॉट नहीं आया था। कितना आया था, माइनस जी टी बाई यू नॉट। इस बात को ध्यान रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है ना। तो माइनस जी टी बाई यू नॉट आया था, तो यानी tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगी माइनस जी टी बाई यू नॉट। अब अगर आप कंपैरिजन करते हो तो tan थीटा बाई टू tan अल्फा है, tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा, यहां से हम देख सकते हैं। सो देयरफॉर व्हाट वी कैन राइट फ्रॉम ओवर हियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देयरफॉर tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा। tan में रिलेशन है, इसको ये मत समझ लेना कि अगर वेलोसिटी वेक्टर मान लो 60 डिग्री बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ तो हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर होगी वो 30 डिग्री बना रही होगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है कि वेलोसिटी वेक्टर, मान लो कि हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर जो है अगर वो 60 डिग्री बना रही है तो पोजीशन वेक्टर 30 डिग्री बना रही है, ऐसा नहीं, डायरेक्टली हाफ नहीं हो जाएगा, tan करके हाफ करना पड़ेगा। इधर भी tan अल्फा इक्वल टू हाफ tan थीटा। मान लो कि इसको बता रहा हूं, अगर वेलोसिटी वेक्टर मान लो 60 डिग्री बना रही है तो tan 60 कितनी हो जाएगी, √3। tan 60 की वैल्यू क्या लिखोगे, √3, तो यानी हो गया √3/2। तो tan अल्फा इक्वल टू √3/2 हो गया। तो अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो tan इनवर्स ऑफ √3/2 हो जाएगी। अब tan इनवर्स ऑफ √3/2 हमारी 30 डिग्री थोड़ी होती है, 30 डिग्री तो क्या होती है, tan इनवर्स 1/√3, ठीक है ना। तो इस बात को समझना, डायरेक्टली हाफ मत कर देना, बट tan अल्फा इक्वल टू हाफ tan थीटा होता है। सो दिस इज आवर रिलेशन। तो होपफुली यहां तक क्लियर है आप लोगों की ये जो पोजीशन वेक्टर होती है वो कैसे, यहां पे उसका एंगल वगैरह कितना होता है। अब अगर मैं लिखूं मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो उसके लिए आप लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, √of u नॉट इंटू टी का स्क्वायर प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/4 g² t4।
ठीक है ना, और इसको आप लिख सकते हो यू नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, यू नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 1/4, ठीक है ना, 1/4 इंटू जी स्क्वायर टी 4। तो इस बात को ध्यान रखना, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है ना। तो होपफुली यहां तक की थ्योरी आप लोगों को क्लियर है, जो भी चीजें आप लोगों को बताई गई हैं। तो ये सारी चीजें स्पेशली जेई एग्जामिनेशन इन सारी चीजों को टारगेट कर सकता है, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम आगे चल रहे हैं इसके कुछ फॉर्मूले वगैरह डिराइव करने के लिए कि रेंज कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी होगी और इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहां पे कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, व्हाट विल बी द टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात है कि यहां पे प्रोजेक्टाइल को नीचे केवल कौन सी एक्सिस पे आना है, तो प्रोजेक्टाइल को नीचे आना है, प्रोजेक्टाइल को नीचे आना है हमारे पास वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस वाली जो वेलोसिटी है, वाई एक्सिस वाली जो वेलोसिटी है वही इसको नीचे ले आएगी। एक्स एक्सिस को कोई मतलब नहीं नीचे आने से। अगर ग्रेविटी नहीं होती, ये सारी चीजें अगर स्पेस में चल रही होती, तो ये जो पार्टिकल है सीधा आगे ही चलता जाता, नीचे आता ही नहीं। नीचे किस वजह से आ रहा है, तो वाई कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी, जिसको जनरेट कौन कर रहा है, वाई कॉम्पोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। तो नीचे कितने टाइम में आ जाएगी, इसकी एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाई एक्सिस पे है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि यूटिलाइजिंग वाई या एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर ऑन वाई एक्सिस। इसको हम वाई एक्सिस पे यूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक है ना, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर को। तो मान लीजिए कि यहां पे क्वेश्चन में आपको जो हाइट है वो h गिवन है, जो हाइट है उसकी वैल्यू जो है वो h गिवन है अगर हम लोगों को, ठीक है ना। तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, s की जगह पे क्या लिखेंगे यहां पे -h, तो -h इक्वल टू ut। अब इनिशियल वेलोसिटी देखो, y एक्सिस पे इसको पहले फॉर्मूला y की तरह लिख देता हूं ताकि आप लोग को ज्यादा अच्छे से समझ में आए। तो s की जगह पे y लिखोगे, u की जगह पे uy लिखोगे, t तो हमारी t ही है, प्लस हाफ इंटू a की जगह पे ay लिखोगे एंड इंटू यहां पे t स्क्वायर लिखा हुआ है। तो y इक्वल टू uy इंटू टी प्लस हाफ इंटू ay इंटू टी स्क्वायर लिखा हुआ है। y की जगह पे लिखोगे -h, uy की वैल्यू 0 है क्योंकि इनिशियली हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में कोई भी हमारे पास वेलोसिटी y एक्सिस पे नहीं होती है। तो -h इज इक्वल टू 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू ay की जगह पे लिखोगे -g इंटू टी स्क्वायर। ये t को कैपिटल T लिख लेता हूं क्योंकि ये हमारी टाइम ऑफ फ्लाइट है, और यहां पर भी इस t को मैं कैपिटल T लिख लेता हूं क्योंकि ये हमारे पास क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो ये वाली तो पूरी चीज गायब ही हो गई, तो यानी कि लिखा हुआ -h इक्वल टू -हाफ जी टी स्क्वायर, तो यहां से यहां कट गया, तो यानी कि 2h बाई जी का अंडर रूट ये हमारे पास t है। Therefore, time of flight t is equal to what? It is under root of 2h by g. So this is our time of flight. ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में therefore time of flight जो मैं ऐसे लिख देता हूं, time of flight, so it is equal to under root of 2h by g. तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में जो टाइम ऑफ फ्लाइट होती है, it is equal to under root of 2h by g. तो होपफुली यहां तक क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट जिसके बारे में हमें यहां पे चर्चा करनी है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि रेंज क्या होगी इस केस में। देखो, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल जब हमने डिस्कस किया था तो 3 इंपॉर्टेंट चीजें थी उसके अंदर, ठीक है ना, रेंज, मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। पर यहां पर तो टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज ही केवल कैलकुलेट करनी है, मैक्सिमम हाइट का सवाल ही नहीं पैदा हो रहा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में, क्योंकि मैक्सिमम हाइट से तो खुद ही आ रही है, वो हाइट पहले दिया हुआ है हम लोगों को, ठीक है। तो अब रेंज क्या होती है, तो रेंज इज इक्वल टू व्हाट, range. So range is equal to what? It is horizontal velocity into time of flight. यही तो जनरल फॉर्मूला होता है रेंज का, रेंज इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो रेंज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो आपको u नॉट गिवन होगी, वो u नॉट, जिस u नॉट से इसको प्रोजेक्ट किया गया था, इनटू एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हमारे पास, अंडर रूट ऑफ 2h बाई g. सो दिस इज द रेंज। तो यहां पे जो रेंज आएगी उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, रेंज इज इक्वल टू u नॉट इंटू अंडर रूट ऑफ 2h बाई g.
Okay, so this is the range of the horizontal projectile. This is one of the easiest cases of projectile, horizontal projectile. तो range is u0 into under root 2h by g. और नीट वाले जो बच्चे हैं खास तौर पे इस बात को ध्यान रखना. मैं फिर से बता रहा हूं, ये कंसेप्ट बिल्डिंग सीरीज है, बिल्कुल जीरो से हीरो बनाने के लिए एक एक चीज बताई जाती है, इसके साथ एसोसिएटेड डीपीपी आती है. तो अगर आप लोग उसको सॉल्व वगैरह करते हो तो आप लोग बिल्कुल हीरो बन जाओगे फिजिक्स में. लेकिन जो बच्चे नीट 2021 के लिए पूछ रहे हैं कि सर हम फास्ट ट्रैक बेसिस पे क्या करें, तो उनके लिए भी सीरीज बहुत जल्द आ रही है. मंडे को अनाउंसमेंट हो जाएगा, वो बिल्कुल फास्ट ट्रैक बेस्ड सीरीज होगी. मतलब कि नीट 2021 से पहले उसको कंप्लीट किया जाएगा बिल्कुल, और केवल इंपॉर्टेंट चीजें बता करके जो कि नीट के लिए नीट में पूछा जा सकता है. ठीक है, लेकिन वो सीरीज तभी फायदेमंद होगी जबकि आपको, मतलब अगर आप ड्रॉपर बैच के स्टूडेंट हो, या तो अगर आप 12th के भी स्टूडेंट हो लेकिन आपने पूरा कोर्स पढ़ रखा है, तभी तो आप क्रैश कोर्स में समझ सकते हो चीजों को या रिवाइज कर सकते हो. ये महातोड़ सीरीज बिल्कुल जीरो से हीरो बनाने के लिए चल रही है. इन दोनों सीरीज के अलावा एक प्योरली देयर विल बी सीरीज फॉर प्योरली IIT JEE एडवांस्ड लेवल. नीट और जेई मेन वाले बच्चे उससे दूर रहना, जो वो वाली सीरीज आएगी वो प्योरली जेई एडवांस्ड लेवल के लिए होगी. प्योर गोल्ड, मतलब कि उसमें ऐसे क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो जेई एडवांस्ड और ओलंपियाड ही पूछ सकती हैं. नीट तो कभी उस स्तर तक पहुंचने की सोच भी नहीं सकती है अपने लाइफ में. ठीक है ना, तो दैट विल बी अनदर कंप्लीटली अनदर सीरीज. तो लेकिन जो अब सीरीज बहुत जल्द आने वाली है आप लोगों के सामने महातोड़ के साथ साथ, वो है कि क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज, बेसिकली क्रैश कोर्स सीरीज विच विल बी फास्ट ट्रैक बेस्ड सीरीज या रैपिड रिवीजन सीरीज ऑल्सो उसको बोल सकते हो आप. ठीक है ना, तो वो बहुत जल्दी मंडे को उसका अनाउंसमेंट हो जाएगा कि कब लॉन्च हो रही है. ओके, सो अब हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं यहाँ पे. तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज अंडर रूट ऑफ 2h by g. ठीक है, रेंज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u0 इंटू अंडर रूट ऑफ 2h by g. दिस इज रेंज. सो रेंज इज इक्वल टू u0 इंटू अंडर रूट 2h by g. टाइम ऑफ फ्लाइट पता चल गया. एक इंपॉर्टेंट चीज और जो पता करनी होती है उसमें, दैट इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री. तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होगी इसकी, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में आपको पता ही है कि करना क्या होता है, टाइम को एलिमिनेट करके, समझना, टाइम को एलिमिनेट करके और एक्स और वाई को इंटररिलेट कर देना होता है. इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बिल्कुल आपको एक अलग से हेडिंग के रूप में मैंने पढ़ाया था. इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में भी पढ़ाया था. दोनों में यही बातें बताई थी कि एक्स और वाई को इंटररिलेट करना होता है और टाइम को एलिमिनेट करना होता है. तो यहां पर भी वही काम करेंगे, एक्स और वाई को इंटररिलेट करेंगे, टाइम को एलिमिनेट करेंगे. तो टाइम को कहां से एलिमिनेट करें, तो देखो यहां पे आपको एक बात पता है कि जो x होती है हमारे पास, ठीक है ना, x कंपोनेंट, अगर आप यहां पे देखते हो इस पर्टिकुलर पेज पे मैं दिखाऊं, तो x वाज इक्वल टू व्हाट, इट वाज u0 इनटू t. जो मॉड ऑफ x की अगर मैं बात करूं तो इट इज u0 इनटू t, ये तो पता ही हम लोगों को. तो मॉड ऑफ x, यहां पे मैं लिख रहा हूं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री. इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होती क्या है, डेफिनेशंस वगैरह पिछले एपिसोड्स में बताया गया है आप लोगों को. एक्स और वाई को इंटररिलेट करना होता है, टाइम को एलिमिनेट करना होता है. इट इज द इक्वेशन ऑफ पाथ. पाथ को हम लोगों को कार्व आउट करना होता है. ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, वी नो दैट ओवर हियर x इज इक्वल टू u0 इनटू t, देयरफॉर t इज इक्वल टू u0 by x. ठीक है ना. ऑल्सो एक बात और हम लोगों को पता है, ठीक है ना, कि ऑल्सो y इज इक्वल टू क्या गिवन है हम लोग को, y इज इक्वल टू -12 gt स्क्वायर. ये चीज को भी देख सकते हो यहां पे कि y जो हमारे पास आई थी इट वाज -12 gt स्क्वायर j कैप, लेकिन अगर आप केवल j कैप हटा के केवल y लिखते हो तो इट विल बी -12 gt स्क्वायर. अब t की जगह पे यहां से फीड कर दो, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1 in 2. तो अगर 1 की वैल्यू मैं 2 में डाल दूं तो यहां पे इस चीज को क्या लिख सकता हूं, सो व्हाट आई कैन राइट इज y इज इक्वल टू -12 g और t स्क्वायर की जगह पे लिखूंगा u0 स्क्वायर बाई x स्क्वायर. ठीक है ना. अच्छा, t जो है इट इज x बाई u0, सॉरी x बाई, वही मैं सोच रहा हूं, t इज इक्वल टू क्या है, x बाई u0, तो x स्क्वायर अपॉन u0 स्क्वायर. सो दिस इज y. So y is equal to what, -12 g x स्क्वायर अपॉन u0 स्क्वायर. ठीक है ना. तो फिजिक्स में अगर कोई चीज थोड़ी सी भी ऊपर नीचे हो जाती है ना, तो तुरंत हमारे दिमाग में डायमेंशंस क्लिक कर जाते हैं. डायमेंशन समझ रहे हो, तो आपको इक्वेशन देखते ही पता चलेगा कि भैया ये तो डायमेंशनली अप्रोप्रिएट नहीं है, पीछे कहीं कोई चीज हमारी ऊपर नीचे हो गई है, तो तुरंत आपको पता चल जाती है वो चीज.
ठीक है ना। तो यही फिजिक्स में फायदा होता है। बाकी सब्जेक्ट्स में मिस्टेक हो गई तो रियलाइज हो पाए या ना हो पाए, बट फिजिक्स में मिस्टेक अगर कोई हुई है, कुछ भी अगर सिली मिस्टेक, एरर पीछे हो गया है एक आधे स्टेप पीछे, तो आपको तुरंत रियलाइज हो जाती है, क्योंकि डायमेंशनली ही चीजें अलग से दिखने लगती है, ठीक है ना। तो अगर इधर डायमेंशन लेंथ का था, ठीक है ना, तो इधर भी हमारे पास अगर इस साइड पे डायमेंशन लेंथ का है तो उधर भी डायमेंशन लेंथ का आना चाहिए, ठीक है ना। तो इधर डायमेंशन लेंथ का पहले नहीं आया तो तुरंत क्लिक किया कि पीछे कुछ उल्टा हो गया, उसको तुरंत पलटा और डायमेंशन किसका आ गया, लेंथ का आ गया दोनों साइड्स पे। सो खैर यहाँ पे y जो है, y इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू -12 gx स्क्वायर अपॉन यू नॉट स्क्वायर, ये चीज लिखी हुई है। तो देयरफॉर y इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, y जो है किसके प्रोपोर्शनल है, x स्क्वायर। हालांकि बोलोगे -x स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो -x स्क्वायर भी बोल सकते हो, y प्रोपोर्शनल टू -x स्क्वायर। तो देयरफॉर y वर्सेस x ग्राफ, y वर्सेस x ग्राफ इज एन इन्वर्टेड पैराबोला, इन्वर्टेड पैराबोला। इन्वर्टेड पैराबोला का मतलब अगर ये सीधा रहता तो पैराबोला बोलता, अब ये उल्टा है यूं, तो इन्वर्टेड पैराबोला है ये, ठीक है। सो दिस इज द थ्योरी ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। सारी चीजें आप लोगों को यहां पे बताई जा चुकी हैं, ठीक है ना। तो आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो। तो अब हम लोग आगे प्रोसीड कर रहे हैं क्वेश्चंस में। तो चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल में मूव करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इसके बारे में है, 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो बता देता हूं कि अगर किसी भी पार्टिकल को किसी हाइट से लॉन्च किया गया, इफ अ पार्टिकल इज लॉन्च्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, ठीक है ना, तो किसी सर्टेन हाइट से अगर किसी पार्टिकल को लॉन्च किया गया और अगर ये पार्टिकल आकर के स्ट्राइक करता है ग्राउंड को, इस बात को समझना, ठीक है ना। अगर ये पार्टिकल आकर के, देखो सबसे पहले 3 पार्टिकल ले लो आप लोग, 3 पार्टिकल, ठीक है। ये पार्टिकल 2 हो गई और ये पार्टिकल 3 हो गया, ठीक है। इसमें किया क्या गया है कि एक को ड्रॉप कर दिया गया, मान लो इसको तो आपने सीधा ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया, केवल इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, और ये जो ग्रीन वाला पार्टिकल है इसको आपने कुछ वेलोसिटी दी v1, ठीक है ना, कुछ v1 वेलोसिटी दी ग्रीन वाले को, और ये जो हमारे पास पिंक वाला मैंने बना करके रखा है इसको आपने कुछ वेलोसिटी दी v2। तो ये जो रेड वाला है वो तो डायरेक्टली नीचे आकर के गिर जाएगा, रेड वाला डायरेक्टली नीचे आकर के गिर जाएगा। ये जो ग्रीन वाला है ये कुछ ऐसा पाथ फॉलो करते हुए आकर के गिरेगा, और जो पिंक वाला है, इसको ध्यान रखना है आपको, ये जो पिंक वाला है ये किसी इस पाथ पे आकर के यूं गिरेगा, ठीक है। ये जो पिंक वाले की वेलोसिटी है उसको मैं v2 बोल रहा हूं, ठीक है ना। जो ग्रीन वाली है उसकी इनिशियल वेलोसिटी में v1 बोल रहा हूं, ग्रीन वाले की जो इनिशियल वेलोसिटी इट इज v1, और जो रेड वाला है, रेड वाला जो पार्टिकल है इसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लो मैं v0 बोलता हूं। तो 3 पार्टिकल्स हैं हमारे पास, तीनों को ऐसे प्रोजेक्ट किया गया है, एक को मेयरली छोड़ दिया गया है और बाकी एक को यूं फेंका गया और एक को मतलब दोनों, बाकी 2 को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक है। इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि all the three particles will strike the ground at same time, क्योंकि ग्राउंड नीचे लाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और इनिशियली तीनों की ही y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 है, ठीक है ना। इसको v0 से फेंका नहीं गया है, इसको छोड़ दिया गया है, v0 इक्वल टू 0, इसको मेयरली छोड़ दिया गया है, इसको क्या किया गया है, छोड़ दिया गया, ड्रॉप कर दिया गया है। तो as initially all of them have 0 y component of velocity, and it is y component of velocity which is responsible for bringing the particles down, therefore all the 3 particles will come to the ground in same time। तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। in the shown diagram particle या one of the particles is dropped, मतलब इसको सिंपली ड्रॉप कर दिया गया है, whereas the rest 2, जो बाकी की रिमेनिंग 2 बोल देते हैं, रेस्ट मतलब आप स्थिर अवस्था मत समझ लेना, तो whereas the remaining 2 are projected horizontally, इनको horizontally प्रोजेक्ट किया गया है, are projected horizontally
with velocities v1 and v2, with velocities v1 and v2। ठीक है ना। तो अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में इधर आपके सामने लिख रहा हूं कि इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। तो जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि all the three particles will strike the ground in same time, ठीक है ना। तो तीनों के तीनों ग्राउंड को सेम टाइम में स्ट्राइक करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में ये है कि द पार्टिकल्स, ठीक है ना, when they strike the ground have different speeds मतलब कि different magnitude of net velocity, different speeds मतलब कि different magnitude of net velocity, ठीक है ना। but all the three particles have the same y component of velocity, y component of velocity इन तीनों की क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, have same y component of velocity। इस बात को ध्यान रखना है कि all the three particles will strike the ground in the same time, and the particles when they strike the ground, ठीक है ना, have different speeds, that is different magnitude of net velocity, but all the particles have same y component of velocity। y component of velocity इन सभी की सेम होगी। मान लो इसकी y component of velocity कुछ v0y है, इसकी जो y component of velocity है it is v1y, और इसकी जो y component of velocity है it is v2y, ऐसा मान लीजिए आप। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि v1y, v2y एंड v0y ये तीनों के तीनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है ना। लेकिन x कंपोनेंट वही रहेगा जो इनके पास इनिशियली था। तो यानी कि यहां पे आप लिख सकते हो दैट इज v1y इक्वल टू v2y इक्वल टू v0y। तो v0y, v1y, v2y ये तीनों सेम रहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बट v1 will not be equal to v2 will not be equal to, या v0 will not be equal to v1 will not be equal to v2। तो v1, v0, v2 बराबर नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि इनकी x कंपोनेंट्स अलग अलग रहेंगी, x कंपोनेंट्स वही रहेंगी जो कि इनिशियली थी। तो इस बात को हम लोग को ध्यान में रखना है। तो क्योंकि x कंपोनेंट्स अलग अलग रहेंगे इसीलिए नेट वेलोसिटीज तो सेम नहीं होंगी, लेकिन y कंपोनेंट तीनों की ही सेम रहेंगी, क्योंकि इनिशियली y एक्सिस पे तीनों की वेलोसिटीज जो थी वो 0 थी और तीनों ने सेम y एक्सिस पे एक्सेलरेशन फेस किया है। तो तीनों की जो y एक्सिस पे वेलोसिटी इंक्रीज हुई है वो बाय सेम अमाउंट इंक्रीज हुई है, यानी तीनों के पास y कंपोनेंट वाली वेलोसिटी सेम है। x कंपोनेंट वाली वेलोसिटीज तीनों की ही ऑल्टर नहीं हुई है। तो पहले वाली की तो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 थी, तो उसकी अभी भी x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 है, वो डायरेक्टली नीचे स्ट्राइक करेगा। जो दूसरी वाली थी उसकी x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v1 थी, तो जब स्ट्राइक कर रहा है ग्राउंड को उस वक्त भी उसकी x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v1 ही है। और तीसरी वाली की x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v2 थी, तो जब वो आके ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी तो उसकी भी x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v2 ही रहेगी। तो x कंपोनेंट्स अलग अलग हैं, इसलिए नेट वेलोसिटीज अलग अलग है, लेकिन y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज तीनों की सेम है। इसका मतलब समझना कि क्या है कि किसी भी टाइम पर तीनों सेम हाइट पे ही रहेंगे। मान लो कि मैं टाइम t1 पे देखता हूं, तो टाइम t1 पे ये मान लो यहां पर है, ठीक है ना। तो ये वाली जो पार्टिकल है वो बिल्कुल यहां पे रहेगी और ये वाली जो पार्टिकल है वो यहां पे रहेगी। दिस इज एट टाइम t1। किसी टाइम t2 पे देखूं तो मान लो ये पार्टिकल यहां पे है, ठीक है ना। तो ये वाली पार्टिकल जो है वो यहां रहेगी और ये वाली जो पार्टिकल है वो यहां रहेगी। और जब स्ट्राइक भी करेंगे तो जब ये यहां पहुंचेगी उसी वक्त ये वाली जो पार्टिकल है वो यहां पहुंचेगी और उसी वक्त ये वाली पार्टिकल यहां पहुंचेगी। दैट इज व्हाट वी मीन ऑल ऑफ देम स्ट्राइक द ग्राउंड इन सेम टाइम। तो मान लीजिए ये टाइम t1 है, तो t1 टाइम पे सब यहां पर है, ये टाइम t2 है
और ये टाइम है, टोटल टाइम टी ले रहा हूं, जबकि आकर के गिर गई हैं ये लोग, ठीक है ना, टोटल टाइम टी। तो आप देख सकते हो कि एक दूसरे के रेस्पेक्ट में इनकी हाइट चेंज हो ही नहीं रही है, यानी किसी एक पे अगर आप बैठ जाओगे तो आपको ऐसा फील होगा कि ये एक्स एक्सिस पे तो मेरे से दूर जा रही है। मान लो कि आप इस पे बैठ गए, अब वाई एक्सिस पे तो दोनों बराबर डिस्टेंस नीचे आ गई, तो वाई एक्सिस पे तो आपसे दूर जाती दिखेगी ही नहीं, वाई एक्सिस पे तो आप साथ साथ ही नीचे आ रहे हो। हाँ, एक्स पे क्योंकि इसके पास वेलोसिटी कंपोनेंट है तो एक्स पे आपको दूर जाती दिखेगी। इसका मतलब अगर मैं किसी एक प्रोजेक्टाइल पे बैठ गया तो दूसरी वाली प्रोजेक्टाइल मुझे केवल दूर जाती हुई दिखेगी, लेकिन नीचे गिरती नहीं दिखेगी, क्योंकि मैं भी साथ साथ नीचे गिर रहा हूं। यानी मेरे रेस्पेक्ट में अगर मैं किसी एक प्रोजेक्टाइल पे बैठ गया और बाकी के दोनों प्रोजेक्टाइल को ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो उनका जो पाथ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। तो अगर मान लीजिए कि ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है तो उसको तो पैराबोलिक पाथ्स दिखेंगी, लेकिन अगर ऑब्जर्वर इस पे बैठा हुआ है तो उसको स्ट्रेट लाइन पाथ दिखेगा। तो इसका मतलब ये है, द पार्टिकल्स विल सीम टू मूव अवे, पॉइंट नंबर 3 लिख दे रहा हूं, द पार्टिकल्स विल सीम to horizontally move away from each other, horizontally move away from each other if the observer is located, या if the observer, ऐसे लिख सकते हो यही, if the observer is located on one of the projectiles, okay, if the observer is located on one of the प्रोजेक्टाइल्स। अगर ऑब्जर्वर किसी एक प्रोजेक्टाइल पे बैठा हुआ है तो उसको एक दूसरे से स्ट्रेट लाइन में दूर जाती दिखेंगी। यानी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग के लिए मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है ना, इस बात को समझना। द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज पैराबोलिक। ग्राउंड पे खड़े होकर के ऑब्जर्व करने पे पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक दिखता है, लेकिन अगर हम खुद किसी एक प्रोजेक्टाइल पे बैठ जाएं तो वहां से हमें वो स्ट्रेट लाइन दिखता है। तो इस बात को समझना है हम लोग को। द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम ग्राउंड इज पैराबोलिक, फ्रॉम ग्राउंड इज पैराबोलिक, but when observed from another projectile, but when observed from another projectile, okay, is always a straight line, is always a straight line। तो इस बात को समझना है कि अगर किसी भी प्रोजेक्टाइल को आप ऑब्जर्व करते हो किसी और प्रोजेक्टाइल पे बैठ करके, तो उसका पाथ हमें हमेशा ही कैसा दिखता है, स्ट्रेट लाइन दिखता है। ग्राउंड पे बैठ करके ऑब्जर्व करोगे तो पैराबोलिक दिखेगा, लेकिन किसी और प्रोजेक्टाइल पे बैठ करके अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको हमेशा ही कैसा दिखेगा, स्ट्रेट लाइन दिखेगा। ठीक है, सो होपफुली ये वाली पूरी की पूरी चीज आप लोगों को क्लियर है। सो दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरी और कंसेप्ट्स ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो कंसेप्ट्स ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पूरा मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया यहां पे, ठीक है ना। तो इसके आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, ठीक है। अब हम लोग आगे क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं। तो ये देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि यार रबर बॉल, एक रबर बॉल है, मान लीजिए कि बच्चे खेल रहे हैं, बगल में रोड पे कार जा रही है, तो रबर बॉल यहां से स्केप कर गया। तो रबर बॉल स्केप्स फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल रूफ विथ वेलोसिटी 5 मीटर्स पर सेकेंड। ओके, द रूफ इज सिचुएटेड एट अ हाइट 20 मीटर। जो रूफ है वो 20 मीटर की हाइट पे सिचुएटेड है। h इज इक्वल टू 20 मीटर्स, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ ईच कार इज इक्वल टू x नॉट इक्वल टू 4। अब प्रत्येक जो कार है, हर एक कार की जो लंबाई है वो 4 मीटर्स गिवन है हम लोगों को। हर एक कार की लंबाई कितनी गिवन है, 4 मीटर्स गिवन है, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि बॉल जो है वो कौन सी कार को जाकर के स्ट्राइक करेगा। अब इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, और इसीलिए इस क्वेश्चन की संभावना है कि नीट में आएगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन आसान है, इसका मतलब नीट में आ सकता है क्वेश्चन, समझ रहे हो आप लोग। और आजकल तो जेईई मेन के भी यही हालात हो गए हैं। हालात तो ऐसे हैं इस देश के एग्जामिनेशन के, अब जेईई एडवांस पे ही पूरा का पूरा दारोमदार टिका हुआ है कि देश में जो टीचर्स थे जो कि वैलिडेटेड थे कि कॉम्पिटिटिव हायर मतलब कि डिफिकल्ट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कराने के लिए, मुझे नहीं लगता है कि ये जो एग्जाम्स हैं
वो उन टीचर्स को वैलिड रहने देंगे, ठीक है ना। मतलब इतना इजी एग्जाम होते जा रहे हैं कि जो टीचर्स बहुत हाई लेवल पर पढ़ाया करते थे, जिनमें कि कभी हम लोग भी हुआ करते थे और हुआ करते हैं, मतलब इस सीरीज में तो खैर मैं महातोड़ में तो बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ, बट आप जेई एडवांस्ड वाली सीरीज में उस चीज़ को देखिएगा, ठीक है ना, उस चीज़ को आप रियलाइज़ कीजिएगा अगर आप लोग देखोगे उस सीरीज को, जेई एडवांस वाले बच्चे अगर इस चीज़ को देख रहे हैं तो। बट जो एग्जामिनेशन का स्तर है, जिस स्तर पे एग्जामिनेशन नीचे आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ये सारे के सारे टीचर्स जो है कुछ ही दिनों में नल एंड वॉइड होने वाले हैं, ठीक है ना। इतना इजी एग्जामिनेशन हो रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है जो मैं आप लोग करा रहा हूँ, आज से कुछ सालों पहले तक मैं ऐसे क्वेश्चंस नहीं कराया करता था, बट आज समय का तकाजा है और मजबूरी है कि ऐसे क्वेश्चंस कराने पड़ रहे हैं, क्योंकि नीट एग्जामिनेशन एंड इवन कुछ हद तक जेई मेन इस लेवल पे ही अब आ चुके हैं। नीट पहले भी जब AIPMT हुआ करते, CBSE PMT बहुत 1999 वगैरह, उस वक्त भी आसान क्वेश्चन पूछती थी। बीच में वाकई में उसने अपना स्टैंडर्ड बढ़ाया था, बट वापस उसका स्टैंडर्ड ऐसा ही हो गया है कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग बहुत सारी तरह के सर्किट्स पढ़ाते हैं, नोडल एनालिसिस, स्टार डेल्टा, मेथड ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना, और बहुत सारी चीजें, और आता क्या है, कलर कोडिंग, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान रखना कि नीट के लिए कोई भी क्वेश्चन जो है वो अगर इजी क्वेश्चन है तो उसको जरूर अच्छे से किया करो, क्योंकि नीट के अंदर इजी क्वेश्चंस आने की बहुत ज्यादा संभावना होती है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग कि रबर बॉल escapes from the horizontal roof with velocity v is equal to 5 meter per second. The roof is situated at a height h is equal to 20 meter. If the length of each car is equal to 4 meter, that which car will the ball hit? बॉल जो है वो जाकर के कौन सी कार को हिट करेगी, इस चीज को हम लोग को देखना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टाइम टेकन, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ बॉल, टाइम ऑफ फ्लाइट, और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला डिराइव्ड है ही, अब वापस डिराइव नहीं कर रहा हूं, इट इज अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी, तो इट इज सिंपली अंडर रूट ऑफ 2 इंटू h दिया है ना यहाँ पे 20 मीटर, तो 2 इंटू 20 बाई जी को 10 ले लो आप लोग, कुछ नहीं दिया तो फॉर द सेक ऑफ ईज ऑफ एनालिसिस, तो हमारा आंसर आ गया 2 सेकेंड्स। तो 2 सेकेंड्स इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है ना। अब रेंज जो होती है, रेंज इज इक्वल टू क्या होती है, इट इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसकी 5 मीटर पर सेकंड दी है, तो 5 इंटू 2, सो इट इज 10 मीटर्स, यानी कि इसकी जो रेंज होगी वो 10 मीटर्स होगी। मतलब कि ये जो बॉल है यूं आकर के गिरेगी 10 मीटर्स। देखो यहां तक तो हमारे पास 8 मीटर्स कंप्लीट हो गया है, 4 मीटर 4 मीटर, तो ये 8 मीटर है, और ये जो हमारे पास है और 4 मीटर जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 12 मीटर, है या नहीं है, तो ये 12 मीटर हो गया, तो ये 8 मीटर हो गया, ये 12 मीटर हो गया, और जो हमारा 10 मीटर है 8 और 12 के बीच में लाई कर रहा है, यानी कि कहां पे आकर के गिरेगा, थर्ड कार पे। सो देयरफॉर द बॉल इज गोइंग टू स्ट्राइक द थर्ड कार, द बॉल स्ट्राइक्स द थर्ड कार। तो बॉल जो है किसको स्ट्राइक करती है, थर्ड कार को स्ट्राइक करती है, ठीक है। तो होपफुली ये वाली चीज भी क्लियर है आप लोग को, ये जो क्वेश्चन है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, इट इज अ रिलीफ फूड पैकेज इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एन एयरप्लेन विच इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विथ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। एक बात ध्यान रखना, इस बात को मैंने मोशन इन 1D पढ़ाते वक्त भी बोला था कि अगर किसी भी पार्टिकल को किसी दूसरी बॉडी से छोड़ा जाता है, रिलीज किया जाता है, तो एट द इंस्टेंस ऑफ रिलीज जो पार्टिकल रिलीज हो रहा है उसकी वेलोसिटी सेम उसी बॉडी की वेलोसिटी के बराबर होती है जिस बॉडी से उसको रिलीज किया गया है। लेकिन एक्सेलरेशन तुरंत एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाता है। मान लो आप दौड़ते 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 कोई पत्थर छोड़ दो, तो पत्थर के उस वक्त वही उस इंस्टेंस पे वही वेलोसिटी होगी जो उस वक्त आपकी वेलोसिटी थी, लेकिन छोड़ते ही पत्थर का एक्सेलरेशन जी हो जाएगा। तो यहां पे वही चीज है कि जो एरोप्लेन है वो चलते चलते एन एरोप्लेन या अ रिलीफ फूड पैकेज इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एरोप्लेन विच इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे जो एरोप्लेन है, ठीक है ना, ये हॉरिजॉन्टली आगे जा रही है किस वेलोसिटी से, 30 मीटर पर सेकेंड से, और यहां से हम लोग फूड पैकेज को छोड़ देते हैं और ये आ करके यूं ऐसे गिरेगा कहीं, ठीक है ना। तो फूड पैकेट की भी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 30 मीटर पर सेकेंड ही होगी, क्योंकि एरोप्लेन की 30 मीटर पर सेकेंड थी, ठीक है ना। तो यूएक्स इसकी भी 30 हो जाएगी, ठीक है ना। अब हाइट जो है वो कितनी गिवन है क्वेश्चन में, सो द हाइट इज 50 मीटर्स, 50 मीटर्स। तो इसको नीचे आने में समय कितना लगेगा वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। टाइम टेकन टू कम डाउन, सबसे पहले टाइम टेकन टू कम डाउन, तो टाइम टेकन टू कम डाउन इज t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी,
तो इट इज अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 50/10, सो इट इज √10, ठीक है ना, या हाँ √10 ही हो गया क्योंकि 50 से ही हमने फेंका है, ठीक है ना, तो इट इज अंडर रूट ऑफ 10 सेकेंड्स, ठीक है ना। तो अंडर रूट 10 सेकेंड्स में ये कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो हाइट है वो 50 मीटर्स गिवन है, तो अंडर रूट 2h/g होता है, इतने समय में वो नीचे आ जाती है, ठीक है ना। तो √10 सेकंड्स में नीचे आ जाएगी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द पैकेज पूछा है, तो सबसे पहले आप क्या बताओगे इसका आंसर, √10 बता दोगे। अब बोल रहा है लोकेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ द फूड पैकेज, तो लोकेशन आपसे पूछ रखा है उसने, तो लोकेशन के लिए आपको करना क्या होता है, ठीक है ना, आपको R पूछ रहा है, सो R इज इक्वल टू x प्लस वाई लिखोगे आप लोग, तो R इज इक्वल टू x। अब x हमारे पास अगर आपको याद हो तो u0 इंटू टी थी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, या u0 x इंटू टी रादर लिख सकते हो, और y की जगह पे अगर आप लोग को याद हो तो -12 GT² j कैप लिखा था आप लोगों ने, तो -12 GT² j कैप, यहाँ क्योंकि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है तो t को मैं कैपिटल T लिख लेता हूं, तो u0 x t -12 GT² j कैप हो जाएगा, ये i कैप में j कैप में वो। तो u0 आपको कितनी गिवन है, तो कितने से चल रही है, 30 से, 30 इंटू, और यहां पे जो आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट है √10 है, तो 30 इंटू √10 i कैप एंड -12 इंटू जी की जगह पे आप क्या लिखोगे, 10 लिखोगे, और t² की जगह पे मतलब कि √10 का स्क्वायर करोगे तो वापस वो 10 हो जाएगा, तो 50 हो जाएगी। तो यानी आपका जो R आएगा, R इज इक्वल टू 30 √10 i कैप माइनस, और फिर क्या हो जाएगा 50 j कैप। तो ये तो हमारा R हो गया, जहां पर जाकर के वो स्ट्राइक करेगी, दिस इज पॉइंट ऑफ स्ट्राइक। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि भैया इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इस R का, ये R तो है पर इस R का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ R के लिए आपको स्क्वायर करके जोड़ना पड़ेगा, तो 30 √10 का स्क्वायर एंड प्लस इसके बाद -50 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 30 √10 का स्क्वायर कितना होगा, तो 30 का स्क्वायर 900 इंटू √10 का स्क्वायर 10 हो गया, तो 900 इंटू 10 यानी 9000 हो गया, एंड प्लस -50 का जो स्क्वायर होगा वो 2500 होगा, यानी कितना हो गया 10 अंडर रूट ऑफ 115 मीटर, अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछ ले, ठीक है ना। जिसको बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ फूड पैकेज, तो डिस्प्लेसमेंट का तो यही आएगा आंसर, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट अगर पूछेगा तो ये कितना हो जाएगा 10 अंडर रूट ऑफ 115। सो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो हमें पता चल गया टाइम ऑफ फ्लाइट, हमें टाइम ऑफ फ्लाइट पता चल गई, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द पैकेज, लोकेशन ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ द फूड पैकेज, तो ये लोकेशन है जहां पे आकर के वो स्ट्राइक करेगी, ठीक है ना। वेलोसिटी ऑफ द पैकेज एट द टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग द ग्राउंड एंड डिस्प्लेसमेंट हमें पता चल गई है। अब वेलोसिटी पता करनी है कि किस वेलोसिटी से आकर के वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी, ओके। तो हम लोग ये पता करते हैं वेलोसिटी ऑफ फूड पैकेज, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, v इज इक्वल टू, इस बात को ध्यान रखना आप लोग कि वेलोसिटी v जो होती है, v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अगर आप बात करते हो तो इट इज u ऑन x, या आप ऐसे बोल सकते हो v ऑन x एक्सिस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम प्लस v ऑन y एक्सिस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब v ऑन x एक्सिस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तो u0 i कैप ही रहेगा, क्योंकि x एक्सिस पर तो वेलोसिटी बदलती नहीं है, और v ऑन y एक्सिस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज gt और माइनस j कैप, ठीक है ना। अभी इस चीज को मैंने डिराइव भी किया था आप लोग के लिए पीछे। तो u0 की जगह पे आप क्या लिखोगे, तो 30 लिखोगे, 30 i कैप, और gt की जगह पे क्या लिखोगे, तो g की जगह पे 10 लिखोगे एंड इंटू √10, और ये हो जाएगा माइनस j कैप। तो 30 i कैप प्लस 10 √10 माइनस j कैप, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 30 i कैप माइनस 10 √10 j कैप। ये क्लियर है आप लोगों को। तो दिस इज वेलोसिटी एट एनी टाइम t, ये हमारे पास वेलोसिटी है। लेकिन अब अगर हम यहां पे इसी चीज को लिखें वापस, इसकी मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी के लिए आपको अंडर रूट लगा करके क्या लिखना पड़ेगा, 30 का स्क्वायर प्लस 10 √10 का स्क्वायर, सो इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या लिखोगे आप लोग, तो 900 लिखोगे, ठीक है ना, 30 का स्क्वायर, और 10 √10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक है ना। 10 का स्क्वायर 100 और √10 का स्क्वायर 10, ठीक है ना। तो इट इज अंडर रूट ऑफ 1900, यानी इसको लिख सकते हो आप लोग 10 अंडर रूट ऑफ 19 मीटर पर सेकेंड। तो इस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, या बोल सकते हो इस स्पीड से आके टकराएगी, लेकिन वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में क्या होगी, तो ये होगी। सो दीज आर द आंसर्स टू दिस क्वेश्चन। होपफुली आपको समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन।
तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल होती है जो कि बहुत इजी हेडिंग होती है, लेकिन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के साथ ही एक और हेडिंग एसोसिएटेड होती है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, लेकिन उसमें प्रोजेक्टाइल जो होती है वो किसी एंगल पे, किसी पर्टिकुलर एंगल पे इंक्लाइंड होती है, ठीक है ना। तो ये चीज और मैं अब आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। सो हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, ओके, हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। अब इसमें हमारा केस 1 है, केस 1, when the projectile is inclined at some angle theta, above horizontal, तो जब हमारी प्रोजेक्टाइल जो है वो किसी एंगल थीटा पे इंक्लाइंड है अबव हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो इस चीज को अब अगर हम लोग देखें यहां पर, तो ये हमारे पास कोई टावर है जिसकी हाइट जो है वो h है, टावर की जो हाइट है वो हमें h गिवन है, ठीक है। और यहां से इसको फेंकना है हम लोगों को, किसी एंगल थीटा पर, ठीक है। अब ये प्रोजेक्टाइल यूं जाकर के और ऐसे लैंड करेगी। अब ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जैसी ही चीजें हैं, चीजें बिल्कुल हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जैसी हैं, बस अब आपको मोशन इन 1D और मोशन इन 2D में जो भी आपने काइनेमेटिक्स के इक्वेशन पढ़े हैं, बिकॉज दिस इज मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, उसका प्रयोग करके कैलकुलेट करना है। तो मान लीजिए कि इनिशियल वेलोसिटी वापस आपको u0 दिया हुआ है। अब इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे अगर मैं u0 को रिजॉल्व करूं, तो u0 को रिजॉल्व करूंगा तो सामने की ओर जो कंपोनेंट आएगा इट इज मॉड ऑफ u0 cos थीटा i कैप, और ऊपर की ओर जो कंपोनेंट आएगा इधर की ओर इट इज मॉड ऑफ u0 sin थीटा j कैप। तो ये हमारे पास ux और uy आ गई, ये हमारे पास ux है और ये uy है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहली बात कि अगर मैं डिसाइड करूं कि ux जो है उसकी वैल्यू है मॉड ऑफ u0 cos थीटा i कैप, ये ux है, और ax की जो वैल्यू है इट इज इक्वल टू 0, ax की वैल्यू 0 है भाई, किसी प्रोजेक्टाइल में x 0 होती है। मॉड ऑफ uy जो हो जाएगी, या uy जो हो जाएगी इट इज मॉड ऑफ u0 sin थीटा j कैप। अब इसमें प्लस प्लस लिख रहा हूं, उसका रीजन ये है कि इनिशियली वो ऊपर की ओर है तो इसलिए प्लस लिख रहा हूं, और ay जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस जी जे कैप, या g इंटू माइनस जे कैप भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है ना। अब हाइट जो है, हाइट वो नीचे की ओर है, उसको माइनस h लिखूंगा, तो डिस्प्लेसमेंट जो है यहां पे, डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू y भी बोल सकते हो, इज इक्वल टू माइनस h, या h इंटू माइनस जे कैप भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है ना। तो अब हमें एक बात पता है, y एक्सिस की जो डिस्प्लेसमेंट है, x एक्सिस की नहीं बात कर रहा हूं, केवल और केवल डिस्प्लेसमेंट ऑन y एक्सिस उसकी बात कर रहा हूं माइनस h, क्योंकि नीचे आने में टाइम, मतलब अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट डिराइव करूंगा तो नीचे आने में पूरा का पूरा योगदान y एक्सिस का ही रहता है, ठीक है ना। तो अब मैं यहां पे डिराइव करने वाला हूं टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट डिराइव करूं तो उसके लिए किसका प्रयोग करूंगा, तो यूटिलाइजिंग s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर ऑन y एक्सिस, तो मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू uy इंटू टी प्लस हाफ इंटू ay इंटू टी स्क्वायर टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। अब y की जगह पे मैं लिखूंगा माइनस h, डिस्प्लेसमेंट माइनस h है। वेक्टर फॉर्म याद करो, इसमें हमें कोई मतलब नहीं है ऊपर कहां तक गई नीचे कहां तक आई। काइनेमेटिक्स में जब आपको वेक्टर फॉर्म से सॉल्व करना सिखाया था उसमें केवल और केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशंस मायने रखते हैं। तो y एक्सिस का इनिशियल पोजीशन प्लस h था और फाइनल पोजीशन क्योंकि y एक्सिस पे 0 है तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी 0 माइनस प्लस h, यानी हमारा डिस्प्लेसमेंट माइनस h है। तो माइनस h इज इक्वल टू uy। अब uy क्या है आपके पास, तो प्लस u नॉट साइन थीटा j कैप, ठीक है ना। और इसको माइनस h j कैप चाहो तो लिख लो, j कैप पे नीचे की ओर है,
और प्लस हाफ इंटू ए वाई की जगह पे क्या लिखोगे, तो जी इंटू माइनस जे कैप या माइनस जी जे कैप, जो लिखना चाहो आप लोग, माइनस जी जे कैप लिख लो, माइनस जी जे कैप, एंड इनटू फिर से क्या लिखोगे आप लोग, टी स्क्वायर, और यहां पे भी टी है, ठीक है ना, इनटू यहां पे क्या लिखा हुआ टी, अब क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट है तो कैपिटल टी लिख लेता हूं, यहां कैपिटल टी का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये वाला जो इक्वेशन है मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ये हमारे पास देखो टाइम में क्वाड्रेटिक बन गई है। अगर सबको मैं एक साथ ले आकर के एक साइड पे लिख दूं, इनको, इस बात को समझना आप लोग, अगर मैं इनको एक साइड पे ले आकर के लिख रहा हूं तो देयरफॉर मैं क्या लिखूंगा यहां पर, अगर इनको एक साइड पे ले आ रहा हूं इस चीज को, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू जी टी स्क्वायर। देखो जे कैप तो सभी में कट गया, इधर जे कैप था, इसमें भी जे कैप था, इसमें जे कैप था, वो तो हट गया, इसको यहां माइनस था, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो हाफ जी टी स्क्वायर, ये इधर प्लस थी, इधर आके माइनस हो जाएगी, तो माइनस यू नॉट साइन थीटा, ठीक है ना, इंटू टी, ठीक है ना, और माइनस एच इक्वल टू 0, ठीक है ना, इधर माइनस एच, इधर देखो क्या लिखा है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इधर आके प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगी, ये वाली चीज इधर क्या लिखी हुई है आपके सामने, प्लस, ये इधर आकर के माइनस हो जाएगी, या मॉड चाहो तो मॉड लगा लो, ठीक है ना, एंड ये वाली जो चीज माइनस एच थी वो तो इधर ही पड़ी हुई है, तो माइनस एच हो गई, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक बन गया। सॉल्विंग दिस वी गेट द वैल्यू। देखो अभी आपको थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, लेकिन एग्जाम आपको नंबर्स इस तरह से सेट करके देती है कि बहुत इजीली यहां से टाइम निकल जाता है। तो सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट द टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है ना, सॉल्विंग दिस इक्वेशन या सॉल्विंग दिस क्वाड्रेटिक वी गेट द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हमें क्या मिल जाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाता है। ये ध्यान रखना, इसके दो रूट्स आएंगे टाइम के, इस बात को भी ध्यान रखना भाई, क्वाड्रेटिक के दो आंसर्स आते हैं ना, तो यहां टी की दो वैल्यूज आएंगी, एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी और एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, पर टाइम क्योंकि कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो हम लोग नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर देंगे और हमारे लिए मायने केवल और केवल पॉजिटिव वैल्यू की होगी, हम लोग केवल पॉजिटिव वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे। तो सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट द टाइम ऑफ फ्लाइट। अब रेंज के लिए क्या करना होता है, तो नाउ रेंज इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, तो देयरफॉर रेंज इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारे पास है मॉड ऑफ यू नॉट कॉस थीटा आई कैप, ऐसे लिखेंगे, एंड इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से जो हमें मिलेगा उस चीज को हम लोग लिख लेंगे, ठीक है ना। तो रेंज के मैग्नीट्यूड के लिए आई कैप नहीं भी लगाओगे तो चल जाएगा, तो इट इज मॉड ऑफ यू नॉट कॉस थीटा इनटू टी, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेंज। तो यहां से हमें रेंज पता चल जाता है, ठीक है ना। यहां पे भी हम लोग वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, और वेलोसिटी कितना एंगल बनाएगी वो सारी चीजें भी लिख सकते हैं। अगर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आप लिखना चाहो, ये मैं आप लोगों को थोड़ा होमवर्क भी देना चाहता था, बट चलिए मैं वेलोसिटी लिख के दिखा देता हूं और डिस्प्लेसमेंट खुद से लिखना आप लोग। तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अगर हम लिखेंगे यहां पे, ठीक है ना, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज वेलोसिटी ऑन एक्स एक्सिस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम प्लस वेलोसिटी ऑन वाई एक्सिस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, अब वेलोसिटी ऑन एक्स एक्सिस तो कांस्टेंट है, उसको लिखोगे मॉड ऑफ यू नॉट कॉस थीटा आई कैप, वो फंक्शन ऑफ टाइम है ही नहीं, वो तो कांस्टेंट है। लेकिन वेलोसिटी ऑन वाई एक्सिस फंक्शन ऑफ टाइम है, तो वेलोसिटी ऑन वाई एक्सिस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम में इधर एक बार आपको लिख के दिखा देता हूं ताकि फीड करें। तो वेलोसिटी ऑन वाई एक्सिस इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑन वाई एक्सिस प्लस एक्सेलरेशन ऑन वाई एक्सिस इनटू टी, इस चीज को लिखेंगे। तो देयरफॉर वेलोसिटी ऑन वाई एक्सिस जो होगी, इट इज इनिशियल वेलोसिटी ऑन वाई एक्सिस, जो कि हमारे इस केस में थी प्लस यू नॉट साइन थीटा जे कैप, ठीक है ना, प्लस यू नॉट साइन थीटा जे कैप या प्लस यू नॉट साइन थीटा ही लिख लो, ठीक है ना, एंड माइनस या प्लस ए वाई की जगह पे लिखोगे माइनस जी इंटू टी, तो इट इज यू नॉट साइन थीटा माइनस जी टी, ठीक है ना। और जे कैप लगा के लिखना चाहो तो इट इज प्लस यू नॉट साइन थीटा जे कैप माइनस जी या प्लस जी इंटू माइनस जी इंटू माइनस जे कैप इंटू टी लिखो, या माइनस जी टी जे कैप, जिसमें जे कैप कॉमन भी ले सकते हो आप लोग। तो वेलोसिटी ऑन वाई एक्सिस जो हमारे पास आएगी, वेलोसिटी ऑन वाई एक्सिस, तो इसकी जगह पे आप लिखोगे ब्रैकेट के अंदर, ठीक है ना, तो ब्रैकेट के अंदर लिखोगे आप लोग मॉड ऑफ यू नॉट साइन थीटा माइनस जी टी
जे कैप। ठीक है ना, तो दिस इज वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज मॉड ऑफ यू नॉट कॉस थीटा आई कैप प्लस मॉड ऑफ यू नॉट साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अगर आपको लिखना है तो इट इज अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ यू नॉट कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ यू नॉट साइन थीटा माइनस जी टी का स्क्वायर। ये क्लियर है आप लोगों को? तो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। और एंगल कितना बनाएगी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल? तो एंगल मेड बाय वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, तो इसके लिए क्या लिखोगे आप लोग? मान लो एंगल थीटा है तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ वी वाई बाई वी एक्स लिखोगे आप लोग, जैसा करते आए हैं अब तक, तो ये चीज आ जानी चाहिए आप लोगों को। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ वी वाई। वी वाई इज वॉट? यू नॉट मॉड ऑफ यू नॉट साइन थीटा माइनस जी टी एंड अपॉन वी एक्स इज वॉट? मॉड ऑफ यू नॉट कॉस थीटा। तो ये एंगल वेलोसिटी बनाती है हॉरिजॉन्टल के साथ। अब कभी कभार क्वेश्चन ये पूछ देता है कि वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल कब हो जाएगी? तो वेलोसिटी तब हॉरिजॉन्टल होगी जबकि मॉड ऑफ यू नॉट साइन थीटा किसके बराबर हो जाए? जीटी के बराबर हो जाए। तो मॉड ऑफ यू नॉट साइन थीटा जब जीटी के बराबर होगा तो न्यूमरेटर जीरो हो जाएगा। न्यूमरेटर जीरो होने का मतलब ये एंगल ही जीरो हो गया। एंगल मेड बाय वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल अगर जीरो हो गई, इसका मतलब ये है कि जो वेलोसिटी है, मतलब इसका मतलब ये है कि पार्टिकल अपने मैक्सिमम हाइट पे है, कहीं यहां पहुंच गई है, क्योंकि यहां जो वेलोसिटी वेक्टर है उसकी एंगल जो है हॉरिजॉन्टल के साथ जीरो हो जाएगी। और उसमें टाइम कितना लगेगा? तो यहाँ पे जो टाइम हो जाएगा, तो यहाँ पे इनको बराबर करना होता है यू नॉट साइन थीटा माइनस जी टी, इन दोनों को मतलब ये जीरो हो जाना होता है। तो यानी कि जी टी को यू नॉट साइन थीटा के बराबर होना होगा, यानी टी इक्वल टू मॉड ऑफ यू नॉट साइन थीटा बाई जी। टी इज मॉड ऑफ यू नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। ठीक है ना, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। देखो वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये भी लिख दिया वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और ये भी यहां पर लिख दिया कि कितना एंगल बनाएगी। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन भी लिखा जा सकता है। तो अगर आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन लिखना है तो एक्स एक्सिस पर तो अभी भी वेलोसिटी जो है, ठीक है ना, वो चेंज नहीं होगी, मतलब एक्स एक्सिस पर तो कांस्टेंट रहेगी। लेकिन वाई एक्सिस पे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन अगर आपको लिखनी है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ वाई, इसी पेज पे लिख रहा हूं ताकि सारी चीजें आपके साथ एक साथ अवेलेबल रहे। तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ वाई, यहाँ पे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टी था ऑन वाई एक्सिस, तो यू एज अ फंक्शन ऑफ टी एंड ए एज अ फंक्शन ऑफ टी इनटू टी। ठीक है ना, तो अब यहां पर देखो आप वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ वाई जब लिखोगे आप लोग, ठीक है ना, तो इट इज इनिशियल वेलोसिटी ऑन वाई एक्सिस प्लस, देखो मॉड ऑफ वी वाई स्क्वायर क्या होता है? मॉड ऑफ यू वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए वाई इंटू वाई लिखोगे आप लोग। तो मॉड ऑफ वी वाई स्क्वायर की जगह पे आप लोग क्या लिखोगे? मॉड ऑफ वी वाई स्क्वायर इज एक्चुअली व्हाट? ठीक है ना, यही हमें कैलकुलेट करना। मॉड ऑफ यू वाई स्क्वायर जो था इसमें, मॉड ऑफ वी वाई स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ यू वाई स्क्वायर की जगह पे लिखोगे यू नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए वाई। अब ए वाई की जगह पे हम लिखेंगे माइनस जी और इंटू वाई लिखेंगे। तो इट इज यू नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 GY। तो यानी मॉड ऑफ वी वाई है ये, तो यानी कि वी वाई क्या हो जाएगी? तो वी वाई के लिए इसमें मैं अंडर रूट लगा लूंगा। ठीक है ना, तो इसको मैं देयरफॉर यहां पे अंडर रूट लगा करके वी वाई लिख देता हूं। तो वी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? तो इट इज अंडर रूट ऑफ, मॉड ऑफ वी वाई की बात करें तो अंडर रूट ऑफ यू नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2GY। ठीक है ना, तो ये वी वाई है। तो इसको भी उठा करके मैं यहां पे फीड कर सकता हूं यहां पे। तो अगर मैं इस चीज को उठा करके फीड करूं तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ, मुझे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन मिल सकती है। तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन अगर हम लोग लिखेंगे तो इट इज वेलोसिटी ऑन एक्स एक्सिस प्लस वेलोसिटी ऑन वाई एक्सिस। तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन में एक्स एक्सिस के लिए तो क्या लिखोगे आप लोग? यू नॉट कॉस थीटा आई कैप ही लिखोगे, और वाई एक्सिस के लिए लिखोगे अंडर रूट ऑफ दिस यू नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2GY जे कैप। ठीक है ना, इसको इधर कर दो थोड़ा सा, इंटू जे कैप। तो ये हो गया। और जो एंगल थीटा बनेगा, ठीक है ना, अगर वो y के फंक्शन में वो एंगल थीटा देना है तो थीटा का आंसर लिखोगे tan इनवर्स ऑफ, और इसको लिखोगे ऊपर तो अंडर रूट ऑफ यू नॉट स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2GY एंड डिवाइडेड बाई यू नॉट कॉस थीटा। ठीक है ना, तो ये हमारे पास जो आएगा एंगल ये y के फॉर्म में आएगा। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है ना, लेकिन ये प्रोजेक्टाइल जब किसी एंगल पे ऊपर लॉन्च कर दिया जाता है, इस बात को समझना, जब प्रोजेक्टाइल किसी एंगल थीटा पे ऊपर की ओर लॉन्च किया जाता है तो उस वक्त यहां पे इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस पर तो यू नॉट कॉस थीटा आई कैप होती है, एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस पे 0 होता है, इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस पे यू नॉट साइन थीटा जे कैप होती है, एक्सेलरेशन वाई एक्सिस पे माइनस जी जे कैप होता है। ठीक है ना, और जो डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस पे होता है वो माइनस एच होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कॉज करने में वाई एक्सिस का ही हाथ होता है, तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमें क्या करना होगा, y इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए वाई इंटू टी स्क्वायर, इसको यूटिलाइज करेंगे और यहां से हम लोग y की जगह पे माइनस एच जे कैप लिख देंगे और यू वाई की जगह पे यू नॉट साइन थीटा जे कैप इंटू टी एंड प्लस हाफ इंटू ए वाई की जगह पे माइनस जी जे कैप इंटू टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक बन जाएगी। सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट द टाइम ऑफ फ्लाइट। इसमें दो वैल्यूज ऑफ टाइम आएगी, जो पॉजिटिव वैल्यू होगी उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, हमें टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगी। रेंज कैलकुलेट करनी हो अगर हम लोगों को तो बहुत इजीली पता है, रेंज इक्वल टू वेलोसिटी ऑन एक्स एक्सिस इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो वेलोसिटी ऑन एक्स एक्सिस इज मॉड ऑफ यू नॉट कॉस थीटा आई कैप इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट कर देंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट हमें इस इक्वेशन से मिल गया है। ठीक है ना, अब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखना है पड़ा अगर ऐसी केसेस में, तो वेलोसिटी ऑफ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज वेलोसिटी ऑन एक्स एक्सिस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम प्लस वेलोसिटी ऑन वाई एक्सिस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। पर एक्स एक्सिस की वेलोसिटी तो फंक्शन ऑफ टाइम है ही नहीं, वो तो कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी ऑन एक्स एक्सिस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अगर आप लिखने जाओगे तो वी टी इक्वल टू मॉड ऑफ यू नॉट कॉस थीटा आई कैप ही होगी, क्योंकि एक्स एक्सिस पे तो कांस्टेंट है। वाई एक्सिस की वेलोसिटी के लिए लिखना होगा v इक्वल टू वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी यूज करके, जो कि मैंने यहाँ पे सिखा दिया है। तो ये आएगा मॉड ऑफ यू नॉट साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। सो दिस इज वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ऐसे केसेस में। ठीक है ना, अब आपको ध्यान देने वाली बात है कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो इसी को अंडर रूट लेकर के स्क्वायर करके ऐड कर दो। अब पूछ रहा है कि एंगल वेलोसिटी वेक्टर कितना बनाएगी हॉरिजॉन्टल के साथ, तो इट इज tan इनवर्स ऑफ वी वाई बाई वी एक्स। तो ये हमारे पास वी वाई हो गई, ये वी एक्स हो गया, तो इतना एंगल बनाएगी। दिस एंगल इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। समय के साथ ये एंगल बदलता जाएगा और ये एंगल जीरो किस वक्त होगा, जब मॉड ऑफ यू नॉट साइन थीटा जी टी के बराबर होगा, न्यूमरेटर जीरो हो जाएगा, तो ये एंगल जीरो हो जाएगा। रेजोल्यूशन बढ़ा करके थोड़ा देखना, आप लोग सब कुछ दिख जाएगा। उद्देश्य यही है सब कुछ एक पेज पे लिखने का, ताकि आप लोग रिवाइज बहुत जल्दी जल्दी कर पाओ। ठीक है ना, अब अगर इसी चीज को वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन लिखना है तो वेलोसिटी ऑन एक्स एक्सिस प्लस वेलोसिटी ऑन वाई एक्सिस एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन लिखना पड़ेगा। तो वेलोसिटी ऑन वाई एक्सिस एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन लिखने के लिए मैं लिखूंगा मॉड ऑफ वी वाई स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ यू वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए वाई डॉट वाई। तो मॉड ऑफ वी वाई स्क्वायर इज मॉड ऑफ यू वाई स्क्वायर की जगह पे लिखोगे यू नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, एंड प्लस 2 ए वाई वाई। तो 2 ए वाई की जगह पे लिखोगे क्या आप लोग, माइनस जी इंटू वाई आ गई हमारे पास। ठीक है ना, तो यानी कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन में वी आर, वी एक्स की जगह पे तो सिंपली लिखोगे यू नॉट कॉस थीटा आई एक्स, क्योंकि वो तो चेंज होगी नहीं समय के साथ, एक्स एक्सिस वाली। वाई एक्सिस की जगह पे आप लिखोगे तो ये वाली चीज मॉड ऑफ वी वाई इज, यहां से दिख रहा है स्क्वायर को हटाओगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो यू नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2GY, ये चीज जो लिखी हुई है, और ये जे कैप पे आ जाएगा। ठीक है ना, और अगर मान लो कि एंगल थीटा आपसे पूछे, थीटा एज अ फंक्शन ऑफ वाई, यहां जो थीटा थी वो फंक्शन ऑफ टाइम थी, और अगर आपसे बोल दे कि थीटा एज अ फंक्शन ऑफ वाई बताइए, तो थीटा एज अ फंक्शन ऑफ वाई इज v एज अ फंक्शन ऑफ वाई अपॉन v एज अ फंक्शन ऑफ, या v ऑन वाई एक्सिस एज अ फंक्शन ऑफ वाई अपॉन v ऑन एक्स एक्सिस। तो v ऑन वाई एक्सिस एज अ फंक्शन ऑफ वाई इज दिस एंड डिवाइडेड बाई v ऑन एक्स एक्सिस। तो यहां पे ये जो थीटा है एज अ फंक्शन ऑफ वाई हम लोगों को गिवन है। ठीक है ना, तो होपफुली ये पूरी की पूरी थ्योरी क्लियर है आप लोगों को। अब समझना, ऐसे भी केसेस हो सकते हैं जबकि ये जो प्रोजेक्टाइल है ये ऊपर की जगह नीचे लॉन्च किया गया है, और ये पूरा का पूरा डिस्कशन जो मैंने यहां पे किया है ये अब आप लोग को खुद से उस प्रोजेक्टाइल के लिए करना है कि हमारे पास एक ऐसी प्रोजेक्टाइल है जो कि ऊपर की ओर ना लॉन्च करके किधर की ओर लॉन्च की गई है, नीचे की ओर। तो ये प्रोजेक्टाइल कुछ यूं आकर के ऐसे गिर जाएगी, ठीक है ना, और यूं आकर के ऐसे कुछ गिरेगी ये प्रोजेक्टाइल, ठीक है ना, पाथ तो पैराबोलिक ही होगा, और यहां पर जो आपका एंगल है थीटा के साथ वो हॉरिजॉन्टल से नीचे है, पिछली बार हॉरिजॉन्टल से ऊपर था। केस 2 जो है हमारे पास, केस 1 तो आपके पास क्या था,
व्हेन द प्रोजेक्टाइल इज इंक्लाइंड एट सम एंगल थीटा अबव हॉरिजॉन्टल, और केस 2 है कि व्हेन द प्रोजेक्टाइल इज इंक्लाइंड, व्हेन द प्रोजेक्टाइल इज इंक्लाइंड एट सम एंगल थीटा बिलो द हॉरिजॉन्टल, जबकि प्रोजेक्टाइल को सम एंगल थीटा बिलो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट किया गया है, उस केस में क्या होगा। तो अब अगर आप इसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट्स लेते हो, ये यू नॉट से प्रोजेक्ट किया गया था, तो इधर की ओर जो कंपोनेंट आ जाएगा इट इज मॉड ऑफ यू नॉट कॉस थीटा आई कैप, जो कि पिछले वाले केस जैसा ही है, पर अंतर वाई एक्सिस पे आएगी, क्योंकि इधर जो इसका कंपोनेंट आएगा इट इज मॉड ऑफ यू नॉट साइन थीटा माइनस जे कैप। ये क्लियर है आप लोग को। तो पिछले वाला ही पूरा का पूरा डिस्कशन है, पूरा का पूरा डिस्कशन सेम है, केवल y कंपोनेंट जो मैंने यहां पे क्या यूज किया था प्लस यू नॉट साइन थीटा जे कैप, पूरे के पूरे डिस्कशन में इस y कंपोनेंट को आपको क्या यूज करना पड़ेगा, माइनस यू नॉट साइन थीटा जे कैप। ओके, सो होपफुली ये पूरा का पूरा डिस्कशन आप लोगों को क्लियर है। तो अब हम लोग इसके क्वेश्चन में आगे प्रोसीड करते हैं। ओके, तो न्यूमेरिकल में हम लोग मूव करते हैं, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और आपको मैं बताना चाहूंगा, ठीक उसी तरह से जैसा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में बताया था मैंने आपको। तो ये कंसेप्ट ये होता है कि मान लीजिए कि आपके पास कोई भी टावर है, ठीक है ना, कोई भी आपके पास टावर है, और इस टावर से जो पार्टिकल्स हैं कुछ इस तरह से प्रोजेक्टेड है। एक पार्टिकल को ऊपर, एक पार्टिकल को बिल्कुल सीधा प्रोजेक्ट किया गया, तो सीधा प्रोजेक्ट किया तो ये आकर के यूं गिर गई। एक पार्टिकल को थोड़ा ऊपर प्रोजेक्ट किया गया है एट सम एंगल से θ1, और ये आकर के मान लो यूं गिरती है, ठीक है ना। और एक पार्टिकल को नीचे की ओर प्रोजेक्ट किया गया है से एट सम एंगल θ2, यहां से नीचे की ओर प्रोजेक्ट किया गया है, और ये आकर के यूं गिर जाती है, ये आकर के यूं गिर जाती है, ठीक है ना। तो अब आप लोग यहां पे देख सकते हो कि ये हमारे पास पार्टिकल 1 है जिसको टाइम t1 लगा है। ये पार्टिकल, इसको मैं मान ले रहा हूं पार्टिकल 1 है जिसको यहां पे आने में टाइम t1 लगा है। ये मान लीजिए इसको मैं पार्टिकल 2 बोल रहा हूं, ठीक है ना, जिसको नीचे गिरने में समय t2 लगा है। और ये जो बिल्कुल हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट हुई है, पिंक वाली जो बिल्कुल हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट हुई है, इसको मान लीजिए कि टाइम t3 लगा है, और ये हम पार्टिकल 3 बोलेंगे जो हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट हुई है ना, पिंक वाली, ठीक है ना, बिल्कुल हॉरिजॉन्टली। इसको मैं पार्टिकल 3 नाम दे रहा हूं कि दिस इज आवर पार्टिकल 3। तो अब इनकी जो इनिशियल वेलोसिटीज ऑफ प्रोजेक्शन है वो कुछ इस प्रकार है कि ये जो प्रोजेक्ट हुई है हमारे पास P1 जो प्रोजेक्ट हुई है वो U1 वेलोसिटी से प्रोजेक्ट हुई है, पार्टिकल P1 जो है। पार्टिकल P2 जो है वो U2 वेलोसिटी से प्रोजेक्ट हुई है, और पार्टिकल P3 जो है वो U3 वेलोसिटी से प्रोजेक्ट हुई है। तो ध्यान देने वाली बात है कि अगर इफ U1 मतलब मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल टू U2 इक्वल टू U3, इस बात को ध्यान रखना, कई बार एग्जाम पूछ लेता है कि अगर तीनों की मैग्नीट्यूड, इनिशियल वेलोसिटीज का मैग्नीट्यूड सेम है, देन द पार्टिकल्स विल स्ट्राइक द ग्राउंड, देन द पार्टिकल्स विल स्ट्राइक द ग्राउंड विथ सेम स्पीड्स। पार्टिकल्स विल स्ट्राइक द ग्राउंड विथ सेम स्पीड्स। तो सेम स्पीड से जो पार्टिकल है वो ग्राउंड को स्ट्राइक कर जाएंगी इफ मॉड ऑफ U1 इक्वल टू मॉड ऑफ U2 इक्वल टू मॉड ऑफ U3। मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन या इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन बोल सकते हो। अगर इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन सेम था तो इनकी जो फाइनल स्पीड्स हैं जिससे आकर के टकराएंगी, मान लो कि ये आकर के टकरा रही है, फाइनल स्पीड्स इनकी मैं बोलूं तो मान लो ये आकर के टकरा गई है V2 से, ये आकर के टकरा गई है V1 से, ये V1 है क्योंकि, और ये आकर के टकरा गई है V3 से। तो यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि मॉड ऑफ U1 इक्वल टू मॉड ऑफ U2 इक्वल टू मॉड ऑफ U3, देन द पार्टिकल्स विल स्ट्राइक द ग्राउंड विथ सेम स्पीड्स, ठीक है ना। मतलब कि देयर दैट इज मॉड ऑफ V1 विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ V2 इक्वल टू मॉड ऑफ V3 जब आकर के ये स्ट्राइक करेंगे तो। लेकिन इफ मॉड ऑफ U1, if mod of U1 is not equal to mod of U2 is not equal to mod of U3, ठीक है ना, then उस केस में क्या होगा, then the particles will strike the ground
will strike the ground with different speeds. पार्टिकल जो है वो डिफरेंट स्पीड से जाकर के स्ट्राइक करेगा. दैट इज मॉड ऑफ v1 will not be equal to mod of v2 will not be equal to mod of v3. इस बात को समझना. मॉड ऑफ v1 जो है वो मॉड ऑफ v2 के बराबर नहीं होगा और वो मॉड ऑफ v3 के बराबर नहीं होगा. लेकिन इस बात को समझना, कई बार ये चीज लिखने का तात्पर्य ये है कि कई बार बच्चे ये सोचते हैं वे ऊपर फेंक दिया, नीचे फेंक दिया तो हो सकता है इसकी ज्यादा वेलोसिटी से आके भिड़े, ये कम वेलोसिटी से आके भिड़े, इसको तो सीधा फेंका था, इसको नीचे फेंक दिया था तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी जब स्ट्राइक करेगी और इसकी वेलोसिटी जो होगी वो कम होगी जब स्ट्राइक करेगी. लेकिन अगर दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम हुई तो फाइनल वेलोसिटीज का भी मैग्नीट्यूड सेम होगा. लेकिन इनिशियल वेलोसिटीज ही अलग अलग हो गई तो फाइनल वेलोसिटीज भी अलग अलग होंगी. लेकिन जो केस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं यहां पे लिख रहा हूं, आप चाहो तो इसको डिराइव भी कर सकते हो, वो ये है, ठीक है ना. इस बात को ध्यान देना आप लोग कि अगर मान लीजिए यहां पर u1 का जो ऊपर वाला कंपोनेंट होगा वो u1 मॉड ऑफ u1 साइन थीटा 1 होगा और u2 का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो मॉड ऑफ u2 साइन थीटा 2 होगा. u3 के पास कोई भी वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है क्योंकि उसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया है. तो ये नेक्स्ट पॉइंट हमें ध्यान देना है कि इफ मॉड ऑफ u1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ u2 साइन थीटा 2, मतलब अगर वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 के सेम हुए मैग्नीट्यूड वाइज, जितना वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पार्टिकल 1 का है उतना ही वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पार्टिकल 2 का है. खैर पार्टिकल 3 के पास कोई भी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी नहीं है, मतलब पार्टिकल 3 की इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल 0 है, मतलब वर्टिकल के अलोंग आप उसको ड्रॉप मान सकते हो केवल. तो देन इस केस में क्या होता है, देन अगर मान लीजिए कि P3 को टाइम T3 लगा है, पार्टिकल 1 को टाइम T1 लगा और पार्टिकल 2 को टाइम T2 लगा है, तो देन T3 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T1 T2. इस रिजल्ट को आपको ध्यान रखना है कि जो T3 होगी वो किसके बराबर होती है, अंडर रूट ऑफ T1 T2 के बराबर होती है. ठीक है ना. इस चीज को मैंने मोशन अंडर ग्रेविटी में प्रूव भी किया था या मोशन अंडर ग्रेविटी में भी शो किया था कि ये वन डायमेंशन में भी ये चीज वैलिड होती है कि मान लो कि हमारे पास 3 पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल को वर्टिकली ऊपर फेंक दिया गया है किसी वेलोसिटी u1 से, या किसी वेलोसिटी मान लो कि u से ही मान लो, किसी वेलोसिटी u से इसको ऊपर फेंका गया है, दिस इज पार्टिकल 1. पार्टिकल 2 को सेम वेलोसिटी सेम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी से नीचे फेंक दिया गया है, दिस इज पार्टिकल 2. और अगर किसी पार्टिकल को मेयरली ड्रॉप कर दिया जाता है, केवल छोड़ दिया जाता है गिरने के लिए, इज आवर पार्टिकल 3, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मेयरली छोड़ दिया जाता है गिरने के लिए, और अगर पहले वाले पार्टिकल को ऊपर जाके नीचे आने में, ठीक है ना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे ऊपर जाके नीचे आने में, स्ट्रेट लाइन पे ऊपर जाके नीचे आने में समय t1 लगा है और इसको डायरेक्टली नीचे गिर जाने में टाइम t2 लगा है, ठीक है ना, डायरेक्टली नीचे आने में, तो इसको अगर टाइम t3 लगा है, इसे अगर टाइम t3 लगा है जिसको आपने मेयरली ड्रॉप कर दिया था, तो इस केस में भी t3 जो होती है वो अंडर रूट ऑफ t1 t2 होती है. ठीक है. तो होपफुली ये वाली चीज भी क्लियर है आप लोगों को. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जबकि हम लोग हाइट से ऊपर या नीचे प्रोजेक्ट करते हैं. अब आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग. सो क्वेश्चन इज अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 45 मीटर्स हाई. ठीक है ना. अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 45 meters high with a speed of 20 meters per second, okay, above the horizontal at an angle of 30 degrees. 30 degrees के एंगल पे बोल रहा फाइंड ए में द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड. बॉल को कितना समय लगेगा ग्राउंड तक पहुंचने में. और सेकंड चीज बोल रहा है द स्पीड ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर इट टचेस द ग्राउंड. और इसके तो पूरी की पूरी डिस्कशन मैंने कर रखी है जो हम लोगों ने अभी केस डिस्कस किया था. तो चलिए डायग्राम बना करके आपको दिखाता हूं. ये केस कुछ इस तरह से है. यहां से ऐसे प्रोजेक्ट किया गया है एट सम एंगल 30 डिग्रीज. ये जो पार्टिकल इसको प्रोजेक्ट किया गया. बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग. बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितनी है, तो 45 मीटर्स है. और बॉल को यहां से फेंका गया है एट एन एंगल 30 डिग्रीज बोल रहा है ना, फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, अबव हॉरिजॉन्टल 30 डिग्रीज पे. और इनिशियल वेलोसिटी जो गिवन है वो 20 मीटर पर सेकेंड है. ठीक है ना. और ये आकर के यूं टकराता है. ठीक है. तो अब
हमें कैलकुलेट करना, देखो अब अगर मैं इसको रिजॉल्व कर लूं दो कंपोनेंट्स में 20 को, तो सामने की ओर हमारे पास क्या आ जाएगा, तो 20 cos 30 और cos 30 यानी 20 इंटू √3/2, आप चाहो तो 10√3 लिख सकते हो। तो सामने की ओर 10√3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा और ऊपर की ओर आएगा 20 sin 30, 20 sin 30 मतलब कि 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो ये हमारे पास uy हो गई, uy, और ये हमारे पास ux हो गया, ठीक है ना। यहां तक क्लियर है हम लोगों को। खैर ये पूरा का पूरा मैं डिस्कशन कर चुका हूं। अब ये बोल रहा है कि द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा टाइम के लिए, तो टाइम के लिए हमेशा हम यूटिलाइज कर लेते हैं y इक्वल टू uy इंटू टी प्लस हाफ इंटू ay इंटू टी स्क्वायर। अब y की वैल्यू यहां -45 है क्योंकि 45 मीटर नीचे आनी है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस कितनी है, तो इट इज +10, तो इट इज +10 इंटू टी ही हमें कैलकुलेट करनी है, और क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना तो कैपिटल टी लिख लेता हूं इसको, प्लस हाफ इंटू ay हमारी g है जिसको -10 लिखेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना। तो -10 इंटू टी स्क्वायर, तो ये क्वाड्रेटिक बन गई, देखो आप, यानी इधर लिखा हुआ हमारे पास -45 इक्वल टू 10t माइनस 5t स्क्वायर, ये लिखा हो, 2 से काटोगे 10 को तो -5 बच जाएगा, यहाँ पे -10 है। इन सबको अगर एक साइड पे आप ले आओगे तो ये हो जाएगा 5t स्क्वायर, इसको इधर लाओगे -10t माइनस 45 इक्वल टू 0, तो 5t स्क्वायर -10t माइनस 45 इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक बन गई। आप लोगों को दिख रहा है ना, मैंने बोला था आप लोग की क्या बन जाती है, क्वाड्रेटिक बन जाती है, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक आ गई है, ठीक है ना। तो इस क्वाड्रेटिक को जब मैं सॉल्व करूंगा तो यहां पे हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी, देख ही रहा आप लोगों को, इट इज 1 + √10 एंड 1 - √10, ठीक है ना। बहुत ईजी है क्योंकि यहां से काट दोगे ना आप, ये 5 से कट गया और ये आपका 2 हो गया और ये 9 हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या है, टी स्क्वायर -2t माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे तो देयरफॉर t इज आइदर इक्वल टू 1 + √10 और 1 - √10, लेकिन 1 - √10 तो यहाँ पे नेगेटिव है, ये वाली चीज क्योंकि नेगेटिव है तो इसीलिए दिस टाइम इज इम्पॉसिबल, तो इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। तो टाइम की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 1 + √10 सेकेंड्स, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ टाइम, ठीक है ना। तो देयरफॉर द पार्टिकल विल स्ट्राइक द ग्राउंड, देयरफॉर द पार्टिकल विल स्ट्राइक द ग्राउंड at t is equal to 1 + √10 seconds, तो इस वक्त पार्टिकल जो है वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी, ठीक है ना। उसके बाद बोल रहा था स्पीड ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर इट टचेस द ग्राउंड, तो स्पीड पूछ रहा है, स्पीड का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी पूछ रहा है। देखो इसका मैंने फॉर्मूला हालांकि यहां पे डिराइव किया था आप लोग के लिए, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, तो √of u0 cos थीटा का स्क्वायर प्लस u0 sin थीटा माइनस gt का स्क्वायर। तो मैं फिर से नहीं डिराइव करूंगा क्योंकि यहीं पे मैंने समझा दिया था आप लोगों को, ठीक है ना। तो इस चीज को हम डायरेक्टली यूटिलाइज कर सकते हैं। तो स्पीड at any instance, speed as a function of time, that is magnitude of velocity as a function of time, so it is √of, आप लोग क्या लिखोगे, u0 cos थीटा का स्क्वायर प्लस u0 sin थीटा माइनस gt का स्क्वायर, ये चीज लिखोगे। तो देयरफॉर हमारे केस में जो स्पीड आएगी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो इट इज √of u0 cos थीटा का स्क्वायर। अब u0 cos थीटा जो है उसकी वैल्यू ये 10√3 है, तो इट इज 10√3 का स्क्वायर प्लस u0 sin थीटा माइनस gt का स्क्वायर। अब u0 sin थीटा हमारे पास क्या है, 10 है, एंड माइनस gt, अब gt जो है आपकी उसके लिए क्या लिखोगे, 10 इंटू t, और t आपके पास कितनी है, 1 + √10 है, तो 1 + √10, ठीक है ना। और इसका आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है ना, इसका आप स्क्वायर लिखोगे यहां पे, ठीक है ना। थोड़ा और छोटा कर देता हूं ताकि देखिए। तो अब अगर आप लोग इसको सॉल्व करो तो बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज व्हाट, तो यहां लिखा हो 10√3 का स्क्वायर प्लस, अब यहां इस ब्रैकेट के अंदर देखो क्या हो रहा, तो 10 माइनस और यहां पे वापस 10 है और फिर क्या लिखा हुआ है, -10√10 और इसका स्क्वायर लिखा है, तो 10 हट गया। अब देयरफॉर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या हो जाएगी, तो √of 10√3 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 10√3 का स्क्वायर आपके पास कितना आ गया, 300 आ गया, एंड प्लस
10√10 का स्क्वायर, -10√10 का स्क्वायर, बट माइनस का भी स्क्वायर तो प्लस के स्क्वायर के बराबर ही होता है, तो -10√10 का स्क्वायर भी आपका क्या आ गया 1000, यानी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज √1300 मीटर पर सेकेंड, तो आप इसको 10√13 बोल सकते हो। तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, अब फंक्शन ऑफ टाइम क्या, अब तो आ गया हमारा आंसर, तो देयरफॉर वेलोसिटी व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, स्पीड ऑफ स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, so speed of striking the ground is equal to 10√13 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, तो होपफुली यहां तक क्लियर है आप लोग को। तो आज और दो तरह की जो प्रोजेक्टाइल्स है उसको भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। पिछले एपिसोड्स तक हम लोगों ने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल को बिल्कुल डिटेल में पढ़ा है, ठीक है ना, और आज हम लोगों ने सरफेस टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल को पढ़ लिया, जिसमें कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल भी हो सकती है, प्रोजेक्टाइल इंक्लाइंड एट सम एंगल थीटा अबव हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, एंड प्रोजेक्टाइल इंक्लाइंड एट सम एंगल थीटा बिलो हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। तो होपफुली काफी नॉलेज गेन कर रहे हो आप लोग, साथ साथ अगर आप लोग इसकी डीपीपी सॉल्व करोगे तो बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा आप लोग को। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। अब सिलेक्शन होंगे ताबड़तोड़, क्योंकि नीट काका जी लाया है फिजिक्स महातोड़।